हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजीत भारद्वाज, आई एम योर केमिस्ट्री लेक्चरर। आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा ऑर्गेनिक का लेक्चर नंबर 2। बेसिक कॉन्सेप्ट से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें, है ना। कुछ कुछ चीज़ें आपको नोमेनक्लेचर की बताई जाएंगी, आपको नोमेनक्लेचर क्या होता है, कैसे कैसे हम नेम देते हैं, किस किस तरह से नेम देते हैं। ठीक है, तो चलिए वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो 3D में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं मॉलिक्यूल को, तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा बताता हूँ। CH4 का मॉलिक्यूल सबको पता है भाई, मीथेन। यस सर। मीथेन के अंदर, अब आपको जो याद रखने वाली चीज है, मीथेन के अंदर 3 एटम्स, तो कोई भी 3 एटम कभी भी कहीं पे भी स्पेस में भी आप 3 एटम अगर बनाते हो तो 3 एटम को आप किसी प्लेन से बना सकते हो। ठीक है, ये तीनों एटम्स हैं, तीनों एटम्स के लिए एक प्लेन बना सकते हो। मतलब एक पेज पर ये तीनों एटम्स एक पेज के ऊपर बनाओ कहीं पे भी, ठीक है। या फिर इसमें से इन तीनों एटम्स के शेप का, या जो भी कहते हैं इसको डी, इसका 2D का एक पेज बना सकते हो। यानी इन तीनों एटम्स के पैरेलल में एक पेज लगा सकते हो क्या? पेज, बुक का पेज लगा सकते हो? यस और नोट? आपको एक पेज बनाना है, पेज लेना है। ट्रायंगुलर शेप है जैसे इसकी, सोचो जैसे ये ट्रायंगुलर शेप है, कुछ कुछ ट्रायंगल जैसा दिख रहा है ना। तो इन यस सर। इन तीनों एटम्स की ट्रायंगुलर शेप का एक पेज जो इसके ऊपर चिपक जाए तीनों एटम्स पर, ऐसा बना सकते हो। यस, आसान है ना। यस अब सर। अब जरा सोचिए कि अगर मैं इस हाइड्रोजन को इधर लगा देता तो, इधर, ठीक है, और उधर ना लगाता, ये लो यहां से मैंने इसको गायब कर दिया, ठीक है। अब क्या आप एक पेज बना सकते हो जो इन तीनों एटम्स को टच करे? प्लेन में रहना चाहिए वो पेज, यूं मुड़ ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, अप डाउन नहीं, सीधा एक प्लेन में। जैसे पेज जिसके ऊपर आप लिख सकते हो आसानी से, उबड़ खाबड़ पेज ना हो, ऊपर नीचे ना हो, सिर्फ 2D में हो, लेंथ और ब्रेड्थ होती है जिसकी, वैसा। या फिर यूं कहो, एक लोहे की शीट, लोहे की शीट, शीट समझते हो ना, बिल्कुल प्लेन शीट, उसको इन तीनों एटम से टच कर सकते हो, प्लेन शीट को। यस और नोट? उसको आप हाथ में उठा सकते हो, टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी करना चाहो कर सकते हो, लेकिन मोड़ नहीं सकते। शीट को नहीं मोड़ोगे, अपने हाथ को टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी कर लो। तो इन तीनों एटम को टच कर सकते हो। सोचो जरा, बहुत आसान सी चीज है। चलो आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ, शायद आपको ये समझ में नहीं आएगा, है ना। देखो, मान लो कि मेरे पास 2 एटम्स हैं और तीसरा एटम आपको अपनी मर्जी से कहीं भी लगाना है, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, ठीक है। तो ये था ए, ये था बी, तो ये सी है, डी है, ई है, ठीक है। सी, डी और ई, या जहां आपका मन कहे आप मुझसे बात कर सकते हैं, जहां पर भी आपका मन कहे, ऊपर नीचे, अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन, कहीं पर भी इस एटम को एडजस्ट कर सकते हो। यस और नोट? तीसरा एटम लगा सकते हो, यस रख सर। सकते हो। अब मैं आपको ये कहता हूँ, ए बी से आप अपनी मर्जी से कोई एक एटम चुनिए, ए और बी, और तीसरा एटम आपका होगा सी, डी, ई में से। ए बी से तो एक लाइन सीधी खींच सकते हो हमेशा, कोई डाउट है किसी को? ए और बी को तो कहीं पर भी रख दो, ऊपर यस सर। रखो, नीचे रखो, स्पेस में कहीं पे भी रख दो। आप रूम के अंदर सोचो, ए जो है, एक ए का पॉइंट लगा दिया आपने एक कॉर्नर पे और दूसरा लगा दिया रूम के सेंटर में, तो कॉर्नर से रूम के सेंटर में सीधी लाइन खींची जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो दो लाइनों, दो पॉइंट से तो सीधी लाइन खींच सकते हो। तीसरा पॉइंट है, उसको अगर आप मिलाते हो, किस पॉइंट को मिलाना चाहोगे ए बी से, जल्दी बताओ। सी को, डी को, या ई को? चॉइस इज योर्स। यस, तो सी। सी। चलो ठीक है, सी को मिलाते हैं। तो देखो, ए और बी को तो मैंने डायरेक्ट मिला दिया सीधी लाइन में। सी पॉइंट को मैं ए से मिला रहा हूं और सी पॉइंट को ही बी से मिला रहा हूं, तो लोहे की एक ऐसी चद्दर, एक ऐसी शीट बना सकता हूं मैं जो इन तीनों को पॉइंट टू पॉइंट टच कर सके, प्लेन शीट। यस और नोट? यस सर। तो 3 एटम मतलब हमेशा प्लेन में रहते हैं। तीसरे एटम को आप कहीं पर भी लगा लो, इस सी को आपने यहां लगाया, ठीक है। अगर मैं इस ई पॉइंट या एक और यहां पर एक पॉइंट डालता हूँ, डी ई एफ, एफ वाला एक पॉइंट डाल देता हूं, तो यहां से भी मैं ए और बी और एफ को जोड़ सकता हूँ। ए बी और एफ को यहां से भी जोड़ा जा सकता है एक प्लेन में, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर ऐसा आप कर सकते हैं, ए और बी है, ये ए और बी है, एक पॉइंट यहां पर है, एक पॉइंट यहां पर है, तो आप इनको ऐसे जोड़ दो। ऐसे आप आसानी से जोड़ सकते हैं। या फिर अगर हम इसको कुछ और तरीके से भी जोड़ना चाहें, सपोज दैट ऐसे,
अब आपको शायद बेटर समझ में आएगा ये। अब देखो ये पॉइंट था ए, ये पॉइंट है बी, ये है सी और ये है डी। तो आप ए और बी को, अब सी पॉइंट कहां है पता है? अबव द प्लेन है, सोचो जरा, अबव द प्लेन, ए और बी से ऊपर है सी पॉइंट, Yes, और sir. डी डी पॉइंट भी ए और बी के ऊपर है, लेकिन दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो अगर मैं ए बी सी को देखता हूं तो इसमें एक प्लेन चद्दर इसके ऊपर या एक कागज से ए बी सी पॉइंट बना सकता हूं ना आसानी से। Yes, sir. ए बी और डी भी बना सकता हूं, ए बी डी भी। पर क्या मैं ए बी सी डी पॉइंट को एक प्लेन पेपर के ऊपर रख सकता हूं क्या? नहीं, फिर मुझे ऊंचा नीचा हो जाएगा ऊपर नीचे। Yes, sir. समझ गए? यानी कि कोई भी 3 पॉइंट कहीं पे भी लगा दो, उनसे एक प्लेन बनाया जा सकता है। लेकिन अगर आप 4 पॉइंट की बात कर रहे हो तो 4 पॉइंट से प्लेन बन सकता है, नो डाउट। अगर मैं चारों पॉइंट प्लेन में रखूं, जैसे देखो ए बी सी डी, ये मैंने चारों पॉइंट प्लेन में रख दिए, ए बी सी डी रख दिए प्लेन में, तो चारों पॉइंट से प्लेन बन सकता है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। समझ रहे हो ना सभी? लेकिन अगर मैं इनमें से एक पॉइंट को उठा के, बी पॉइंट को उठा के थोड़ा सा ऊपर रख देता, थोड़ा सा ऊपर, ऊपर रखने का मतलब कुछ ऐसे, यस, समझ में आ रहा बेटा? तो ये ए बी पॉइंट ऊपर हो गया, क्लियर है? तो अब ये प्लेन में नहीं रहेगा, ए डी सी तो प्लेन में है, लेकिन ए बी और सी भी प्लेन में है, इनसे भी एक प्लेन बन सकता है। ये देखो, ए डी और सी भी प्लेन में है, लेकिन आपस में ए बी सी डी अब प्लेन में नहीं है। यानी कि आप 3 पॉइंट दुनिया में कहीं पर भी रख दीजिए, किसी भी कॉर्नर पे रख दीजिए, वो हमेशा प्लेन में होंगे। यस, क्लियर है? ये बात सबको समझ? Yes, Yes. sir. ठीक है, तो चलिए ठीक है। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ इसने यही किया, ये कार्बन था और एक ही हाइड्रोजन लिया, एक ही हाइड्रोजन लिया, तो 3 पॉइंट हो गए, तीनों पॉइंटों को इसने रख दिया प्लेन में। रखा जा सकता है ना, इससे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कहीं पर भी हो ये प्लेन बन सकते हैं प्लेन। लेकिन जब चौथा पॉइंट रखोगे तो वो प्लेन में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, अब उसकी मर्जी पर है, यानी कि अब उस मोलिक्यूल की मर्जी पर है कि वो प्लेन में है या नहीं। तो हमें पता है CH4 का मोलिक्यूल क्या होता है, 3D में होता है, वो प्लेन में नहीं होता। यानी कि वो ऊंचाई भी होती है उसकी, कुछ ना कुछ लंबाई चौड़ाई होती है 2D, लेंथ एंड ब्रेड्थ। और हाइट जो होती है, अगर हाइट भी हो किसी मोलिक्यूल की तो वो 3D में बन जाता है। तो इस मोलिक्यूल की हाइट भी है, तो भले ही कुछ भी हो इस मोलिक्यूल का, बट इस मोलिक्यूल में कोई 3 एटम आप अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर सकते हो और उनको प्लेन में रख सकते हो। मैंने सेंटर वाले कार्बन को रख दिया और बाकी 2 हाइड्रोजन को रख दिया, वो प्लेन में आ गए। और बाकी के जो दोनों हाइड्रोजन बचे, या तो वो एक हाइड्रोजन अबव द प्लेन लगेगा या बिलो द, दोनों बिलो द प्लेन हो सकते थे, दोनों अबव द प्लेन भी हो सकते थे, कहीं भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में कार्बन हमेशा ऐसा ही मॉलिक्यूल बनाता है जिसमें 3 एटम प्लेन में तो रख ही सकते हैं, वो तो किसी को भी रख सकते हैं हम। वो तो हमने देखा कि कोई भी एटम रख लो, 3 एटम तो रख सकते हैं प्लेन में, ठीक है, कहीं पर भी हो वो। लेकिन चौथा जैसे एटम आता है तो इस मॉलिक्यूल के अंदर 5 एटम है टोटल, कार्बन को मिला के 4 बॉन्ड प्लस कार्बन। तो 5 एटम्स में से 3 एटम तो प्लेन में रहेंगे पक्के तौर पर, और एक एटम रहेगा अबव द प्लेन, एक एटम रहेगा बिलो द प्लेन, हमेशा। ये बात समझ में आ गई सबको? तो ये मॉलिक्यूल आपको याद रखना पड़ेगा कि एक अबव द प्लेन होता है, एक बिलो द प्लेन होता है, और 3 प्लेन में होते हैं। यस, क्लियर है? हाँ भाई। Yes, sir. तो अब जो अबव द प्लेन होता है उसको कैसे दिखाते हैं, यानी प्लेन से बाहर? तो ये देखो, अगर इन तीनों से अगर मैं एक ट्रायंगुलर प्लेन बनाऊं, कि ये मान लो कि आपकी नोटबुक पे तीनों तीनों के तीनों आपकी नोटबुक के पे बना हुआ है ट्रायंगल, लेकिन ये जो हाइड्रोजन है ये आपकी नोटबुक से बाहर है। अब आप कहेंगे सर दिखाई दे सकता है, लेकिन ये तो इमेजिन कर रहे हैं, इमेजिन ही करना पड़ेगा, क्योंकि नोटबुक पे पेपर पे बनाओगे तो बेटा पेपर पे तो 2D में ही बनेगा हमेशा, वो 3 नोटबुक से बाहर तो जा नहीं सकता। बट ये आपको सोचना है कि जिसको हमने सॉलिड वेज से बना दिया, भरा हुआ वेज, भरा हुआ ट्रायंगुलर शेप है वेज का, ठीक है, तो जिसको सॉलिड वेज से बना दिया वो क्या होता है, वो अबव द प्लेन होता है। और जिसको हमने डैश वेज से बना दिया वो बिलो द प्लेन होता है। ये समझ में आ गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. है ना? तो ये मॉलिक्यूल याद रखिएगा, डैश वेज होता है अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, यानी कि बिलो द प्लेन मान सकते हैं, अवे बॉन्ड अवे, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर होता है, ठीक है। और वो क्या होता है सॉलिड वेज के अंदर, वो होता है टुवार्ड ऑब्जर्वर, मेरी तरफ, हमारी तरफ, अबव द प्लेन, यानी हम प्लेन को देख रहे हैं तो हमारी तरफ जो है वो हाइड्रोजन है, ये वाला, ठीक है, और हमसे दूर जो है वो ये वाला है, और ये दोनों हाइड्रोजन जो है वो बराबर प्लेन में है, प्लेन पेपर पर। यस, क्लियर है बेटा ये सबको? Yes, sir.
हाँ जी। यस सर। अब Yes, sir. आगे मॉलिक्यूल को बनाना सीख लेना बेटा, आप लोग बना सकते हैं आसानी से। देखो मैं बनाना भी बता देता हूँ कैसे बनता है। कार्बन है, हाइड्रोजन है, दूसरा हाइड्रोजन है, ठीक है। वैसे बनाना तो ऐसे ही है कि ये देखो ये ट्रायंगुलर शेप बना दी और यहाँ पर एक मॉलिक्यूल, यहाँ मतलब मिडल से नहीं खींचना उसको, मिडल में नहीं लगाएंगे चौथा बॉन्ड। हम कहाँ लगाने वाले हैं फोर्थ बॉन्ड, ये दोनों हाइड्रोजन ऐसे दिखा दिए, तो फोर्थ बॉन्ड या तो इस तरफ मिडल से या इस तरफ, ठीक है। और क्या करना है कि ये जो दोनों हाइड्रोजन होते हैं ये बराबर डिस्टेंस पे दिखाओ आप, तो जो फोर्थ हाइड्रोजन है इससे बाहर निकाल दो। इधर बाहर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या दूसरी तरफ निकाल दो, चॉइस इज योर्स, आप इस तरफ भी निकाल सकते हैं। यस, क्लियर हुआ ये सबको। यस सर। मोलिक्यूल कैसे बनाते हैं, ठीक है। इसको CH4 को बनाते ऐसे ही है, मतलब टेट्राहेड्रल बॉन्ड को कैसे, कार्बन लिया ऐसे वी शेप बनाई, एक सर ऊपर हेड बना दिया इसका। हाँ जी बेटा। सर NH4 का भी ऐसे ही बनेगा? हाँ बेटा वो भी टेट्राहेड्रल होता है, बिल्कुल। NH4 पॉजिटिव भी ऐसे ही बनेगा, NH4 पर पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये यहाँ ट्रायंगल जो भी आप यहाँ इन दोनों के इक्वल है, तो इक्वल से बाहर निकालना है, इस तरफ या इस तरफ, चॉइस इज योर्स, किसी भी तरफ निकाल सकते हैं। तो अगर हम इसको इस तरफ निकाल रहे हैं, यहाँ हाइड्रोजन लिख दिया, ठीक है, इसको थोड़ा सा बाहर निकालना है इससे, ताकि ये ऐसे जब लिखें, ऐसे बनाए, तो ये पूरा ट्रायंगल पूरी शेप में बने। नीचे वाला देखो ट्रायंगुलर बेस बन गया ना, ऊपर यस पिरामिडल सर। बन गया, तो ऐसे बनना चाहिए। तो ऊपर वाला ये भी ऐसे बन जाता, तो आप ये बना के देखिए, आपको बनाना आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो बिल्कुल मिडल में नहीं खींचना, याद रख लेना। अगर आप ऐसे करते हैं इस तरह से और बिल्कुल मिडल में इसको खींच देते हैं, तो वो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम देगा। हालांकि बनने में तो वो भी ठीक दिख रहा है, लेकिन आपको थोड़ा सा लेफ्ट या राइट में बनाना पड़ेगा। बनाते ऐसे ही हैं, लेफ्ट या राइट के अंदर, मिडल में नहीं दिखाते उसे, क्योंकि वो सारे बराबर उसमें नहीं होते हैं, ठीक है भाई। तो इस तरह से आपको ये डायग्राम बनाना आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं बेटा अब, है ना। इसको बोलते हैं 3D रिप्रेजेंटेशन। अब सम मॉलिक्यूल भी, ये 3D के बारे में हम बात कर रहे थे, 3D स्ट्रक्चर है ना, तो हमने बनाना देख लिया। तो एक बॉल एंड स्टिक मॉडल भी यूज होता है, ठीक है। मॉडल विच इज बॉल्स आर यूज्ड टू द रिप्रेजेंट द एटम्स एंड स्टिक्स रिप्रेजेंट द बॉन्ड्स। तो बॉल एंड स्टिक मॉडल कैसा होता है वो आपके सामने स्क्रीन पर, ठीक है। ये बॉल एंड स्टिक मतलब बॉल्स लीजिए और स्टिक्स लीजिए, बॉल्स के अंदर स्टिक्स को घुसाइए और आप अपना कोई भी मॉलिक्यूल बना लीजिए। बॉन्ड एंगल आपको बनाने चाहिए। बने बनाए मॉडल्स आते हैं बाजार के अंदर, मार्केट के अंदर, आप लोगों ने देखे भी होंगे। यस, क्लियर। देखे हैं सभी ने या नहीं देखे? कितने बच्चों ने देखे हैं भाई? देखे हैं बेटा किसी ने? नो सर। सर नहीं केमिस्ट्री देखे। लैब में देखे थे। हाँ वही 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 वही। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। बॉल एंड स्टिक मॉडल के अंदर कैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपको दिखाते हैं अभी। वेट ए मोमेंट, ठीक है। थोड़ा सा आपको अंदाजा हो जाएगा कि बॉल एंड स्टिक मॉडल में किस तरह के मॉडल्स आते हैं, ठीक है। मेरे पास आ गए, ठीक है। मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ बेटा फिर से। ये वाली स्क्रीन मुझे वो करनी पड़ेगी, कैंसिल करनी पड़ेगी, फिर से उसको शेयर कर दूंगा, ठीक है। यस गाइस, स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? Yes, sir. यस दिखाई सर। दे रहा है? दिखाई दे रहा होगा सबको, है ना। तो यहाँ यस सर। देखिए, ये बॉल एंड स्टिक मॉडल कुछ ऐसे होते हैं। इसमें से कुछ बताता हूँ आपको मैं। सिंपल सा एक मॉडल उठाते हैं ताकि बेटरली आपको रिप्रेजेंटेशन हो जाए। सबसे पहले चलो ये वाला देखते हैं। ये देखो, इस तरह का मॉडल होता है। एरर, चलो इसको वाइड करके, ये देखो इस तरह से है। बॉल्स होते हैं, बॉल्स के अंदर स्टिक्स होती हैं, ऐसा। क्लियर है। ये NaCl का मॉडल है आपके जो सामने है। फिर एक और ये मॉडल देखो, ये मॉडल आपको क्लियर नजर आ रहा होगा, है ना। एक बॉल है तो अलग अलग एटम, जैसे मान लो कि ये वाला एटम है, ठीक है। अब इस पे रिटर्न तो होता ही नहीं है ना, स्क्रीन पे एनीवेयर रिटर्न का ऑप्शन होना चाहिए ना। चलो जैसे भी है। तो ये अब आपको दिखाई दे रहा हो ना, इस तरह के मॉडल लैब्स के अंदर आते हैं और बड़े अच्छे तरीके से आते हैं। यस, क्लियर है गाइस सबको। बॉल एंड स्टिक मॉडल वो बने बनाए लैब्स में, केमिस्ट्री लैब्स में आप लोगों ने देखे भी होंगे। जैसे यहाँ पर ये देखो, ये एड्स बहुत ज़्यादा आती है ना। चलो छोड़ो, यूट्यूब का वीडियो चलाने की कोशिश कर रहा था मैं। ये देखो, ये एक अच्छा एग्जाम्पल है।
ये वाला मॉडल, ये बिल्कुल सही है। दिख रहा है सभी को? यस गाइस? यस सर। यस ठीक है, सर। इस तरह के सारे बॉल एंड स्टिक मॉडल्स होते हैं बेटा, नथिंग स्पेशल इन दीज। मैं आपको आपकी स्क्रीन फिर से शेयर करता हूँ। तो यहाँ पर ये भी वही है, बॉल एंड स्टिक मॉडल। यस गाइस, अभी स्क्रीन शेयर हो रही है बेटा सबको? यस सर। ठीक है, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये भी वैसा ही मॉडल है, बॉल एंड स्टिक मॉडल, दैट्स इट, नथिंग स्पेशल इन दिस। बट ये CH4 का मॉडल नहीं है। अगर आप सही देखो ना, ये तो एक बॉल अलग से दिख रही है, ध्यान से देखो, इसको अलग है ये बॉल, और नीचे वाले अलग दिखा रखे हैं ऐसे ही। ठीक है, थोड़ा एडिटेड सा है, अच्छा मॉडल नहीं है ये। ठीक है, CH4 का तो नहीं है कम से कम। आगे बढ़ते हैं बेटा। बेंजेनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ठीक है, बेंजेनोइड एंड नॉन बेंजेनोइड दो तरह के एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। व्हाट आर द बेंजेनोइड एंड नॉन बेंजेनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स? तो वो भी आपको बता देता हूँ। बेंजेनोइड या नॉन बेंजेनोइड करने से पहले एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड सबसे पहले जब हमें मिले थे तो हमें उनमें से स्मेल आती थी, स्वीट स्मेल, मीठे मीठे मीठी मीठी सी अच्छी स्मेल होती थी, जैसे सेंट की होती है। लेकिन बाद में जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड मिले, सभी में से बदबूदार स्मेल आती थी। लेकिन हमने इनका नाम रख दिया एरोमेटिक। एरोमा मतलब स्वीट स्मेल, एरोमा से ये वर्ड बन गया एरोमेटिक। यस, क्लियर है ये सबको? यस सर। अब यस सर। ठीक है, अब एरोमा से ये वर्ड बन गया, लेकिन एक्चुअल में ये होते बदबूदार हैं, बट फिर भी इसका नाम रख दिया एरोमेटिक। अब ये कैसे थे? इनमें से सूटी फ्लेम होती थी इनकी, मतलब धुएं वाली फ्लेम होती थी। बहुत सी चीजों में से धुआं निकलता है, लकड़ी में से धुआं निकलता है, तो लकड़ी में भी बेंजोनोइड कंपाउंड हो सकते हैं, बेंजीन वाले या एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। तो फिर कैसे पता लगे कि एरोमेटिक कौन से हैं? तो इसके लिए फिर हक्कल आया, एक बंदा, हक्कल ने कुछ रूल दिए, 3 रूल दिए हक्कल ने। उसके बाद में हमें समझ में आया कि एरोमेटिक कंपाउंड्स होते क्या है। ठीक है, वो 3 रूल्स हम बाद में डिटेल में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। ठीक है, जिससे आपको ये समझ आए कि एरोमेटिक कंपाउंड होते क्या हैं, वो सब बाद में करेंगे। बट एरोमेटिक कंपाउंड्स को फिलहाल समझ लो कि बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, पक्के तौर पर। कैसे है वो? हक्कल रूल की वजह से। हक्कल रूल क्या है वो हम डिटेल में बाद में करेंगे। ये बात क्लियर है सबको? बस अभी के लिए क्या याद करना कि बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, तो बेंजीन जिसके साथ भी लगा होगा वो होंगे बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड, और बाकी सब नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड होंगे। वो एरोमेटिक भी हो सकते हैं, नॉन एरोमेटिक भी हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को ये बात? यस सर। यस सर। तो बेंजीन एरोमेटिक है, ये अब आपको पता लग गया। तो बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होंगे? जिसमें बेंजीन पाया जाएगा। तो बेंजीन ये होता है, आपकी स्क्रीन के सामने जिसपे मैं कार्बन लिख रहा हूँ, यहाँ कॉर्नर्स पर कार्बन लिख सकते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था, है ना? और बाकी सारी वैलेंसी, तो इस कार्बन की, सभी कार्बन की 3 वैलेंसियां कंप्लीट हैं। आप ध्यान से देख सकते हैं। तो जो 4th वैलेंसी होगी वो क्या होगी? वो हाइड्रोजन से पूरी करेंगे, और हाइड्रोजन अपनी अपनी मर्जी से फ्री का कितना भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब आप देखो सभी कार्बन की 4 वैलेंसियां पूरी हैं, दैट इज कॉल्ड बेंजीन। इसका फॉर्मूला बन जाएगा C6H6। यस, क्लियर है बेटा सबको? यस सर। यस सर। नेक्स्ट डायग्राम देखिए। अब बेंजीन में से एक हाइड्रोजन को हटा के NH2 जोड़ दिया। यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ था ना पहले, ठीक है, इसको उन्होंने हटा दिया। और NH3, अमोनिया में एक हाइड्रोजन था, उसको भी हटा दिया, उसका NH2। दोनों की वैलेंसी एक एक कम होगी, दोनों आपस में जुड़ गए। ठीक है, ये आपस में जुड़ गए दोनों के दोनों। तो इसको बोलते हैं, इसका नाम है एनिलिन। जब बेंजीन के साथ NH2 जुड़ जाता है उसका नाम है एनिलिन। ये नाम आपको याद रखना है, बेंजीन भी याद रखना है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा अभी? C6H5, एक हाइड्रोजन इसका उड़ गया, और इसके साथ NH2 लगा हुआ है। यस, तो बेंजीन के साथ ही NH2 लगा हुआ है, एनिलिन, दैट इज द फॉर्मूला। ठीक है, और ये भी बेंजीनोइड है क्योंकि बेंजीन रिंग से रिलेटेड है। इसमें आप देखो नेफ्थालीन आपको दिख रहा है, 2 बेंजीन रिंग आपस में जुड़ी हुई हैं। कम से कम एक बेंजीन हो, कम से कम एक बेंजीन हो, तो उस कंपाउंड को बेंजीनोइड कंपाउंड बोलेंगे। बेंजीन के अलावा बाकी कुछ भी जुड़ जाए उसके साथ, लेकिन बेंजीन रिंग होनी ही चाहिए। तो बेंजीन में 6 हाइड्रोजन होते हैं, 6 में से एक एक को, 6 के 6 को हटा दो, उसमें कुछ भी जोड़ दो, वो बेंजीनोइड ही रहेगा। क्लियर है सबको? यस सर। यस तो सर। यानी नेफ्थालीन भी बेंजीनोइड है, एनिलिन भी बेंजीनोइड है, बेंजीन भी बेंजीनोइड है। नेफ्थालीन क्या होता है मेरे को ये बताओ अब आप लोग। पता है किसी को? नेफ्थालीन बोल्स का नाम सुना है? यस सर। बताओ क्या होता है? सर वो व्हाइट कलर की बॉल होती है, उसकी स्मेल से जो इंसेक्ट्स होते हैं वो दूर भाग जाते हैं। हाँ बिल्कुल, कपड़ों में रखते हैं उसको हम। किसी ने अगर देखा हो कपड़ों के अंदर, घर में फैमिली में मेंबर, मम्मी को पता होता, कपड़ों में ये इसी तरह की नेफ्थालीन बॉल्स को रखा जाता है, जिनकी स्मेल से वो दूसरे झिंगुर, छोटे छोटे से एनिमल्स होते हैं, वो हमारे कपड़ों को खा जाते हैं, खत्म कर देते हैं, खराब करते हैं, उसमें उल्ली लग जाती है। ठीक है, और वो कपड़े जल्दी ही फट जाएंगे।
ठीक है, सीलन पकड़ लेते हैं कपड़े, तो वो ये सब कुछ नेफ्थलीन बोल्स उनको बचाता है इससे। ठीक है, कैम्फर भी ऐसा करता है। कैम्फर होता है कपूर, उसमें भी बेंजीन रिंग होती है, बता देता हूँ। उसमें 3 होते हैं ऐसी बेंजीन रिंग, और तीसरी रिंग सामने नहीं होती, ऊपर की तरफ होती है। कहाँ? अगर यहाँ पर, यहाँ कहीं ऊपर की तरफ ऐसे करके ऐसे जोड़ दो बेंजीन रिंग, ठीक है, तो ये कैम्फर बन जाएगा। ठीक है, बट अब हम उसके फॉर्मूले के अंदर नहीं जा रहे हैं, सीधा आपको नेफ्थलीन ही याद रखना है, सिर्फ नेफ्थलीन याद रखिए। ठीक है भाई, क्लियर है? तो तीनों बेंजेनोइड कंपाउंड। अब नॉन बेंजेनोइड कौन सा होता है? तो नीचे ट्रोपोन बता रखा आपको। ट्रोपोन में देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की चेन है, 6 नहीं है, तो ये बेंजीन नहीं है। 3 डबल बॉन्ड जरूर है, लेकिन 2 सिंगल बॉन्ड्स उसके बाद कंटिन्यूअस है। तो इस तरह से ये नॉन बेंजेनोइड है, और एरोमेटिक भी नहीं है। नॉन बेंजेनोइड, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है ये। क्लियर है भाई सबको? नॉन एरोमेटिक क्यों है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, आप उसके चक्कर में मत पड़िए। बस सोच लीजिए कि स्वीट स्मेल वाले कंपाउंड थे। शुरू में 2-4 कंपाउंड मिले, उनकी अच्छी अच्छी स्मेल थी, साइंटिस्टों ने नाम रख दिया उसका एरोमेटिक। बाद में जितने भी मिले सब सड़ी हुई बदबूदार कंपाउंड है, बट उनका नाम आज भी वही एरोमेटिक ही चल रहा है। ठीक है, तो ये बात अब आपको समझ में आ गई होगी। तो लेकिन इसमें हक्कल रूल लगते हैं, तब हमें समझ में आता है कि एरोमेटिक है या नहीं है, तो वो रूल हम बाद में करेंगे। नॉन बेंजेनोइड कंपाउंड ट्रोपोन, ये समझ में आ गया सबको? याद रहेगा, बना के देखना है सबको। नोटबुक साथ रखिए, इनको बनाते रहिए मेरे साथ साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप आर द ग्रुप्स वन और मोर एटम्स विद द distinctive chemical properties regardless of the what attached to them. The atoms of functional group are bound to covalent bond with one another and rest of the molecule. बकवास सी चीजें दे रही हैं फंक्शनल ग्रुप, आगे आपको सीधा सीधा समझ में आएगा। जिनकी प्रॉपर्टीज डिस्टिंक्ट हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं, यानी कि कार्बन की स्टेट चेन के साथ में अगर कुछ अलग एक एटम भी अलग लगा दें, तो उस पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं, उसी को बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्या होता है वो आगे ज्यादा बेटर डिटेल में समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ देखिए, एल्कीन, कार्बन की सीधी चेन हो आपके पास, ये कार्बन की मान लीजिए सीधी चेन है। ठीक है, चलो इसका कलर बदलते हैं। कार्बन की एक स्ट्रेट चेन है आपके पास में, कार्बन 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 कार्बन, लेकिन इस स्ट्रेट चेन में कहीं पे भी आपने एक डबल बॉन्ड लगा दिया, तो पूरे कंपाउंड की, सिर्फ एक डबल बॉन्ड की वजह से पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या हो जाती है? पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टी बदल जाती है। यस गाइस, ये बात समझ में आई? यस सर। Yes, sir. इसीलिए हम उसको बोलेंगे कि ये फंक्शनल ग्रुप है भाई, सीधी सी बात ये है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप का नाम दे देंगे। तो यहाँ जैसे डबल बॉन्ड, एक भी डबल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, बाकी सारी वैलेंसी आपको हाइड्रोजन से कवर करनी है, तो ये आ गया एल्कीन। इसको एल्कीन बोलते हैं, ENE पीछे लगता है। और अगर कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड हो तो एल्क के साथ YNE लगता है, एल्काइंस। कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड, कम से कम 2 कार्बन में हो, एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो सकता है, दैट्स इट। ठीक है, हैलोजन डेरिवेटिव, अगर कार्बन की चेन में हैलोजन लगाओ, जैसे जैसे अगर हम 2 कार्बन की चेन और यहाँ पर लगा दिया क्लोरीन, हैलोजन लग गया, तो वो हैलोजन के डेरिवेटिव बन जाते हैं, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, कुछ भी लगा सकते हैं। बाकी सारी वैलेंसी, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, चारों वैलेंसी हाइड्रोजन से कवर करनी है आपको। एल्कोहल्स, हाइड्रोक्सी, कार्बन कार्बन में 2 कार्बन ले लीजिए, एक भी ले सकते हैं, कोई मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है, और बाकी की वैलेंसी यानी एक OH लगा दो और बाकी वैलेंसी हाइड्रोजन से कवर कर दो। यस गाइस, क्लियर है सबको? Yes, sir. एल्कोहल, ठीक है, यस सर। ये सब हम बाद में भी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। लेकिन अभी आपको सिर्फ ट्रेलर दिया जा रहा है, तो इसको साथ के साथ बना के एक बार नाम पढ़ लो, ताकि आपको नाम तो पढ़ने आए। ठीक है, सभी मॉलिक्यूल्स के 10-10 मॉलिक्यूल्स की हम प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे कि 10-10 बना लें। डाई वैलेंट ऑक्सीजन होती है, यानी कि ऑक्सीजन की वैलेंसी ROR लिख सकते हैं, यहाँ R का मतलब कार्बन की चेन है, दोनों तरफ कार्बन की चेन होना चाहिए। थायो ईथर, ईथर और थायो ईथर एक ही बात है, बस थायो का मतलब होता है सल्फर, और ईथर का मतलब ऑक्सीजन हो तो ईथर हो गया, सल्फर हो तो थायो ईथर हो गया, दोनों बाकी ग्रुप सेम रहेंगे। एल्डिहाइड क्या होते हैं? आपने 10th क्लास में एल्डिहाइड जरूर पढ़ा हुआ है बच्चों, यस सर। है ना? एल्डिहाइड और कीटोन, तो एल्डिहाइड है भाई C डबल बॉन्ड OH, और इसको हम CHO ग्रुप भी बोलते हैं, CHO। Why we don't call it COH? कोई बता सकता है COH क्यों नहीं बोलते? किसी को समझ में आता है COH क्यों नहीं बोलते? COH क्या होता है? अल्कोहल। एक ग्रुप को अगर अल्कोहल बोल दिया, फिर उसी ग्रुप को यस एल्डिहाइड सर। कैसे बोल दें? तो उसको कुछ उल्टा करना था हमें, तो
तो ये ऐसा नहीं है कि सर इसको उल्टा क्यों पढ़ रहे हैं, CH और O क्यों पढ़ रहे हैं, COH क्यों नहीं पढ़ रहे, क्योंकि COH हम अल्कोहल को पढ़ते हैं, है ना। तो फिर इसको भी COH पढ़ेंगे तो फिर बताओगे कैसे कि अल्कोहल है या एल्डिहाइड है। क्लियर है। इसलिए इसको CHO पढ़ते हैं। इस तरफ R या H हो सकता है। अब यहाँ जो मैं लगा रहा हूँ R और H दोनों में से कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट देखो कीटोन, कीटोन को थायोल, थायोल क्या लगा रखा है इसने, एल्डिहाइडिक कीटोनिक ग्रुप बोलते हैं इसको, थायोल कैसे बोल दिया भाई। थायोल तो थायो अल्कोहल होता है, गलत है, ये गलत है बेटा। अल्कोहल और थायो अल्कोहल लिखना था इसको, है ना, यहाँ गलत दे दिया इसने, दैट्स इट, कोई बात नहीं। तो कीटोन्स होगा भाई, दोनों तरफ आर होता है, एच नहीं होता, याद रख लेना, दोनों तरफ आर होता है, कार्बन ही होगा कीटोन। फर्स्ट कीटोन एसीटोन, नेल पॉलिश रिमूवर, किस किस को याद है, सबको याद है। यस सर। यस सर। ठीक है, कौन कौन नेल पॉलिश उतारने में यूज करता है हमारे में कोई बॉयज जो नेल पॉलिश उतारते हैं अपनी, लगाते हैं ना एक उंगली पे, कितने ऐसे जो एक उंगली पे नेल पॉलिश लगाते हैं, ये वाली उंगली, चीची उंगली पे नेल पॉलिश लगाने वाले। मेरी क्लास में था एक गधा जो चीची उंगली पे नेल पॉलिश लगाता था, आप लोगों में है कोई, क्या पता लगाते हो, अब थोड़ा दिखाओगे, है ना। दीपांशु ने हैंड रेज किया, यस बेटा बोलो, आप लगा रहे नेल पॉलिश। वैसे एक नेल पॉलिश का अच्छा यूज बताता हूँ, आई डोंट नो कि वो ऐसा क्यों है, ठीक है, लेकिन एक अच्छा यूज बताता हूँ कि नेल पॉलिश अगर आपको कोई जख्म हो जाए ना, कोई चोट वोट लग जाए छोटी मोटी, बड़ा जख्म नहीं, बिल्कुल छोटा सा, जैसे कील होता है ना, कील के मुंह के जितना, ठीक है, कील जितना, तो और वो मतलब बार बार उस पे पानी गिरने की वजह से टच हो रहा है पानी, आप उस पर पट्टी नहीं बांध सकते हैं, तो आपके घर में नेल पॉलिश हो, कोई भी नेल पॉलिश, आप उसको लगा लीजिए, ठीक है, वो जख्म जो है वो ऊपर से सूख जाएगा, तो आपको कम से कम पट्टी बांधने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट आई डोंट लाइक दिस, याद रख लेना, नेल पॉलिश के अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो जो नाखून होते हैं, नाखून के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, और वो हार्मफुल केमिकल होते हैं, लंबे टाइम के बाद में वो बहुत सारी बीमारियां लेके आते हैं, तो गर्ल्स को भी रिकमेंडेड नहीं होती है नेल पॉलिश, ठीक है। तो जितना हो सके, व्हाट आई एम सेइंग, जितना हो सके उतना इससे दूर रहें। जैसे कि मैरिज के बाद आजकल ये ट्रेडिशन और ये ना वो मतलब एक स्टेटस सिंबल बन गया है कि मैरिड के बाद में गर्ल्स को यूज करना ही होता है उसे, नेल पॉलिश एंड लिपस्टिक वगैरह, है ना। बट मैरिज से पहले कम से कम इससे बचें, ये चीजें ना यूज करें। इसका रीजन आपको बताता हूँ, साफ साफ रीजन बताऊंगा मैं। नेल पॉलिश और लिपस्टिक क्यों आया था, और ये पाउडर वगैरह लगाते हैं लेडीज, ये किस लिए आया था, एज को कम दिखाने के लिए इन्हें यूज किया जाता है लेडीज के द्वारा, एज को कम दिखाने के लिए, अपने आप को यंग दिखाने के लिए। बट मैंने आजकल नोट किया है, और आप लोगों ने भी नोट किया होगा डेफिनेटली, कि यंग बच्चे, आप जैसे बच्चे, छोटे बच्चे, ठीक है, जो ऑलरेडी कम एज में है, वो इसको यूज करते हैं, नेल पॉलिश और नेल पेंट और लिपस्टिक वगैरह और मेकअप वगैरह को, जिससे वो छोटे नहीं दिखते हैं, वो एज में बड़े दिखने लगते हैं। समझ में आ रही बात, एज में बड़े दिखने लगते हैं, वक्त से पहले यंग नजर आने लगते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हर इंसान चाहता है कि मैं छोटा दिखूं, और यहाँ उल्टा हो रहा है, ठीक है, फर्स्ट थिंग। और वो ज्यादा मैच्योर भी दिखने लगते हैं, कमाल ये है, इन चीजों के यूज से बच्चे मैच्योर दिखने लग जाते हैं, और बच्चे मैच्योर दिखते हैं तो वो सिर्फ दिखते हैं, वो है नहीं, जिससे देखने वाले को लगता है कि ये डेढ़ शाणे होंगे, ठीक है। तो आपकी कोई हेल्प करना चाहे, कि आपको बच्चा समझ के कोई हेल्प करना चाहे, वो बच्चा समझ के हेल्प भी नहीं करता, वो कहता ना ना, ये बच्चा थोड़ा, ये तो काफी एज में दिख रहा है, आप लोग बड़े दिखते हैं, 20-22 साल के दिखेंगे, सिर्फ नेल पॉलिश, नेल पेंट और मेकअप वगैरह यूज करने से। तो इसको यूज किया गया था बड़ी एज, मतलब 30 के बाद अगर यूज करें मेकअप वगैरह, तो आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा छोटी एज नजर आ रही है हमारी, लेकिन 30 से पहले यूज करना, आई डोंट रिकमेंड दिस कि वो आप छोटी एज के लगेंगे, वो आप बड़ी एज के लगते हैं, और रिवर्स वर्क होता है। और दूसरी चीज, ये होते सारे केमिकल हैं, तो शरीर को वैसे भी खराब करते हैं। तो यंग बच्चों को तो जरूरत ही नहीं होती है, वो तो वैसे ही उनका फेस चमकदार होता है भाई, फेस में अपना अपने आप में एक चमक होती है, तो दैट्स इट। आई डोंट थिंक कि वो चीज आपके लिए है, ठीक है। बट फिर भी अगर कोई यूज कर रहा है तो कोशिश कीजिए कम से कम यूज करने की, सॉफ्ट से सॉफ्ट यूज करने की, उतने ही अच्छे लगेंगे बेटा। बहुत ज्यादा एक्सेस में तो मेकअप भी खराब लगता है, चाहे आप कितना भी लगा लीजिए। यस, आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको मैं क्या कहना चाहता हूँ, है ना। यस सर। है ना, है सभी चीजें केमिकली, ये याद रख लेना, और अभी सभी चीजें हार्मफुल है।
तो भी फर्स्ट कीटोन एसीटोन। नेक्स्ट देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? COOH होता है। यहाँ पर R या H दोनों में से कुछ भी, कार्बन की चेन भी हो सकती है इस तरफ या H भी हो सकता है इस वैलेंसी में, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं COOH, ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, ये अब आपको लिखना है कम से कम सभी के, जहां मैंने R लिखा है, ठीक है, तो वहां आपको R एक कार्बन लगाना है, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, कम से कम 5-5 कार्बन की चेन तक सभी आपको बना के देखने हैं। क्लियर है बेटा? आगे बढ़ते हैं। तो एसिड क्लोराइड्स, अब एसिड क्लोराइड्स देखिए। एसिड क्लोराइड क्या होते हैं? क्लोरोकार्बोनाइल बोलते हैं उसे, कार्बोक्सी बोलते हैं इसको, कार्बोक्सी वो बाद में करेंगे क्या किसको बोलते हैं, C डबल बॉन्ड और Cl। तो यहाँ पर R या H हो सकता है, R और H दोनों हो सकते हैं, और ये होगा COCl, इसको ग्रुप को बोलते हैं COCl। ठीक है, कार्बो एसिड क्लोराइड। नेक्स्ट है एसिड एनहाइड्राइड एंड एस्टर। ये आज करवा रहा हूं लेकिन आपको ये करने नहीं है, जस्ट समझने। अभी बाद में डिटेल में करेंगे, इनके मॉलिक्यूल लिखने की जरूरत नहीं है। एसिड क्लोराइड तक मॉलिक्यूल 5-5 एग्जांपल आप लिख के देखिए। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले देखते हैं एनहाइड्राइड या एसिड एनहाइड्राइड क्या होता है। तो देखो COO सीधा आपको मॉलिक्यूल नजर आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पर R या H हो सकता है, दोनों में से कोई, H या R हो सकता है। ठीक है, इसको लिखा कैसे जाता है? CO, इस तरफ वैलेंसी है, कोई भी वैलेंसी है, ठीक है, और यहाँ पर देखो COO, O, 2 O होंगे, ट्वाइस लगाएं इसके आगे? नहीं, एक ही O होता है, इसके आगे लगेगा ट्वाइस, और यहाँ पर लगता है O। देखो ये CO है, ये CO है, और ऐसे ऐसे 2 हैं, ठीक है, और इसके आगे फिर बीच में एक O है, तो वो बाहर लगाया जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा अलग तरह की रिप्रेजेंटेशन है इसकी, बट इस शॉर्ट फॉर्म को मत अभी याद कीजिए, बाद में देखेंगे कि कैसे होता है। फिर आता है एस्टर्स। एस्टर्स होते हैं एल्कोक्सी कार्बोनाइल। तो यहाँ पर इन्होंने थोड़ा ऊट पटांग सा डायग्राम दिखा रखा है, मैं आपको सिंपल करके बता देता हूँ। यहाँ R या H हो सकता है, और इसके साथ आगा C डबल बॉन्ड O, फिर O, और यहाँ पर R ही होगा, याद रखना, यहाँ H नहीं हो सकता दूसरी तरफ। अगर H हो गया तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। देखो जरा, यस गाइस, ये सबको समझ में आ रहा है बेटा? इन दोनों में यस सर। डिफरेंस देख लेना, अगर H यहाँ लगा दोगे इस R की जगह पर, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो यानी कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर में क्या डिफरेंस है? जहां H लगा है कार्बोक्सिलिक एसिड में, लेफ्ट साइड वाला है और राइट साइड वाला H, OH वाला H, O के साथ अगर H लगा हुआ है तो आप उसे R बना दो, तो वो एस्टर बन जाएगा। दूसरी तरफ तो R भी लग सकता है, H भी लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। R का मतलब कार्बन की चेन, 1 कार्बन की हो सकती है, 2 की हो सकती है, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, 7 की, इनफाइनाइट कार्बन की चेन हो सकती है। क्लियर है सबको? आगे बढ़ते हैं Yes, आप। sir. तो आप एसिड एनहाइड्राइड और एस्टर के लिए 5 एग्जांपल नए लिखें, कोई बात नहीं, लेकिन एसिड क्लोराइड और कार्बोक्सिलिक एसिड और जो पीछे जितने भी गए उनके लिए 5-5 एग्जांपल जरूर लिखिए। डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है? बहुत सिंपल होता है डिग्री ऑफ कार्बन, सीधा बता रहा हूँ। ये जो 2 पेज भरे पड़े हैं, इसको सीधा एक सार में आपके सामने लेके जा रहा हूँ। देखो, फर्स्ट होता है कार्बन, जिसके चारों तरफ हाइड्रोजन लगी हो, तो इसको सिर्फ मिथाइल कार्बन बोलते हैं, सिर्फ मिथाइल कार्बन। ठीक है बेटा, मिथाइल 1 भी नहीं है, मिथाइल कार्बन बोलते हैं इसे। ठीक है, मिथाइल वाला कार्बन है। मिथिल पता नहीं क्या लिखा है इसने, ये नाम ही गलत लिख रखा है। ठीक है, छोड़ो। तो ये मिथाइल कार्बन होता है, मतलब मिथेन बोल सकते हो आप इसे, मिथेन। सी स्टार की इस कार्बन के चारों तरफ हाइड्रोजन है। अब देखो सी स्टार, इस कार्बन के 3 साइड में हाइड्रोजन है, इन्होंने हाइड्रोजन दिखाई नहीं है, एक साइड में कार्बन लगा हुआ है। तो जिस कार्बन को हम टारगेट कर रहे हैं उसके तरफ एक कार्बन की, भले एक कार्बन की हो, भले एक से ज्यादा कार्बन की हो, वो लेकिन उसके साथ एक कार्बन भी अगर अटैच्ड है, या एक कार्बन वाली चैन अटैच्ड है, कम से कम एक कार्बन की, तो वो 1 डिग्री या प्राइमरी होता है। यस बेटा, ये समझ में आया सबको? प्राइमरी कार्बन क्या होता है? यस सर। यानी जो कार्बन है इसके पीछे एक कार्बन की चेन और है, कम से कम CH3, और यहाँ पर इस कार्बन के साथ आप कुछ भी 3 वैलेंसी आप खाली दिखा सकते हैं, कम से कम तो 3 वैलेंसी पर हाइड्रोजन दिखाएंगे और CH3 वापस बन जाएगा ना, ऐसा ही कुछ। तो इसलिए उन्होंने उसको ऊट पटांग सा दिखा रखा है। अब नेक्स्ट देखो 2 डिग्री कार्बन, यानी कि जिस कार्बन को हम टारगेट कर रहे हैं उसके दोनों तरफ कम से कम 2 कार्बन लगे हैं और बाकी सब हाइड्रोजन है। ठीक है, तो 2 डिग्री कार्बन, ये वाला 2 डिग्री कार्बन है। इसके बाद 3 डिग्री कार्बन, जिस कार्बन को टारगेट करें उसके 3 साइड में 3 कार्बन है और एक तरफ हाइड्रोजन हो सकती है, दैट इज 3 डिग्री कार्बन। ठीक है, तो ये 3 डिग्री कार्बन हो गया। टर्शरी बोलते हैं इसे। 4 डिग्री कार्बन, जिसके चारों तरफ कार्बन की चेन है, वो 4 डिग्री कार्बन होता है, इसको क्वाटरनरी कार्बन बोलते हैं। अभी 5 डिग्री कार्बन हो सकता है क्या?
नो सर। क्यों? व्हाट इज द सर रीजन क्योंकि बिहाइंड? कार्बन की वैलेंसी 4 होती है ना। हाँ, 4 ही वैलेंसी, तो उसके चारों तरफ मैक्सिमम 4 कार्बन हो सकते हैं, मिनिमम 0 हो सकते हैं। सबसे ऊपर वाले केस में कार्बन है ही नहीं, सबसे नीचे वाले केस में 4 कार्बन है, और बाकी बीच वाली सारी कंडीशन हो सकती है। 2 डिग्री 3 डिग्री भी हो सकता है, 1 2 3 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से सभी तरह का कार्बन हो सकता है। यस, क्लियर है भाई सबको? 4 डिग्री तक कार्बन होते हैं, यस सर। है ना? Yes, sir. ये डायग्राम याद रखिएगा बेटा, बस 4 डिग्री कार्बन आपको डायरेक्ट समझ में आएगा। होमोलोगस सीरीज क्या होती है भाई? जो कि डिफर बाय CH2 यूनिट, बस उसी को होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। डिफर बाय CH2 यूनिट, जो डिफर होती है CH2 यूनिट से, उसी को होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। अब ये इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब आगे आपको समझ में आएगा, डोंट वरी। ये सिर्फ थ्योरी दे रखी है, यहाँ पे भी सब थ्योरी है, बकवास। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर ये 10th में होमोलोगस, भी था ना? क्या बेटा? सर ये होमोलोगस सीरीज 10th में भी था ना? हाँ, 10th में था, बिल्कुल 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 था, है ना? बट हम यहाँ डिटेल में करेंगे उसको, डोंट वरी। तो आगे देखो, होमोलोगस सीरीज के कैरेक्टर्स हैं कुछ। फंक्शनल ग्रुप मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज आर सीरीज इन द सेम, जनरल फॉर्मूला सेम होता है, नेवर आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू द सेम फंक्शनल ग्रुप, नियरली आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, लगभग सेम, सारी नहीं, कार्बन की चेन बड़ी छोटी होने से फर्क पड़ जाता है। मेंबर हैव ए जनरल मेथड ऑफ प्रेपरेशन इन द कॉमन, ठीक है, प्रेपरेशन भी जनरल मेथड से होती है इनकी, सब बकवास चीजें, कुछ नहीं है, होमोलोगस सीरीज ही होती है। एल्केन का नाम सुना हुआ है सबने? Yes, यस sir. सर। तो मुझे मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ब्यूटेन का फॉर्मूला बता सकता है कोई? ब्यूटेन लिखेंगे कैसे, वो बता सकता है? सो C4H8 C4H10। C4H10। C4 बना दिए भाई, बाकी के सारे हाइड्रोजन पूरे कर रहा हूँ, सब में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, याद रखना। मिथेन में सब, एल्केन्स में सब में सिंगल बॉन्ड होते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। हाइड्रोजन तो हमेशा ही सिंगल होता है, वो तो डबल हो ही नहीं सकता, है ना? तो देखो कितना यस बन सर। गया, C4 बन गया, H कितने लगे हुए हैं? 10। 10 है ना, दैट्स इट। तो अब देखो, तो मिथेन, इथेन, प्रोपियन, ब्यूटेन, ये नीचे वाला ब्यूटेन है भाई, पहला मिथेन है, फिर इथेन है, फिर प्रोपेन है, फिर ब्यूटेन है। तो इस तरह से पेंटेन तक, सभी एल्केन के पेंटेन तक स्ट्रक्चर आपको बनाने हैं अपनी नोटबुक में। यस गाइस, बन जाएंगे क्या? यस सर। तो अब मेरी बात सुनिए, आप सभी ग्रुप नंबर कौन सा, 41 है ना आप लोगों का? यस सर। तो सभी स्टूडेंट ग्रुप नंबर 41 वाले अपना नेम लिख के मेरे को व्हाट्सएप करेंगे, होमवर्क लिख के, ये होमवर्क जो मैं आपको दे रहा हूँ, होमवर्क लिख के ग्रुप का नाम और अपना नाम लिख लेना। जैसे फॉर एग्जांपल ABC, माय नेम इज, जैसे मान लो स्नेहा, ठीक है, एंड आई एम फ्रॉम ग्रुप 41। फिर फोटो क्लिक करके मेरे को भेजोगे कि आपने 5 एल्केन, 5 एल्कीन, 5 एल्काइन, तीनों के 5-5 लिखे हैं, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन तक। क्यों कह रहा हूं? अगर ये नहीं किया ना बेटा, अगर ये नहीं किया, याद रखना पूरी ऑर्गेनिक का सत्यानाश है। ये बहुत आसान चीज है, मैं ही नहीं कहता मुश्किल है, लेकिन ये एक बार 5-5 एग्जाम्पल आपको सबके बनाने हैं, ठीक है? और जितने भी पहले ग्रुप गए उन सबके, कितने मिनट का काम है? 15 मिनट मैक्सिमम है। 15 मिनट का काम भी अगर आप मेरे लिए नहीं करोगे, पूरी ऑर्गेनिक में सत्यानाश मच जाएगा। आप हर जगह पे पूछोगे सर ये नाम कैसे आया, समझ रहे हो मेरी बात? तो जितने भी 3-4 दिन तक जितने भी हम मॉलिक्यूल्स करेंगे, एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन, नोमेनक्लेचर भले ही आपको कम याद हो, कुछ रूल नहीं भी पता लगेंगे तो काम चलेगा, लेकिन ये तो समझ में आएगी एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है कि अल्कोहल है कि कार्बोक्सिलिक एसिड है कि एल्डिहाइड है या कीटोन है, क्या है ये, इतना तो पता लगे कम से कम। और अगर ये भी पता नहीं लगा तो +2 में भी ऐसे ही आप लोग तड़पोगे, +1 में भी सारा साल ये तो आप करोगे नहीं, और +2 के अंदर आपको लगेगा ऑर्गेनिक से डर लगेगा, बहुत भयंकर वाला डर। तो 15 मिनट का काम, जब भी आपका ऑर्गेनिक का लेक्चर होगा, आपको 15 मिनट का होमवर्क मिलेगा, फोटो खींच के, ठीक है, सभी स्टूडेंट्स, और मुझे व्हाट्सएप करेंगे। यस बेटा, क्लियर है? Yes, sir. है ना? सर जरूर ये से। सिर्फ एल्कीन और अल्काइन की करनी है ना? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये तीनों, ओके सर। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तीनों। मैं लास्ट में होमवर्क लिख दूंगा, लास्ट के एक पेज पर, डोंट वरी, ठीक है? इसी में लास्ट में आपके सामने होमवर्क लिखूंगा, फिर आपको बता दूंगा, ठीक है, कि क्या करना है। तो देखो भी इन ओके सर। सभी, इसी सभी में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के बीच में CH2 का गैप है। CH2 आप ढूंढ सकते हैं, पहले बनाइए, मोलिक्यूल बनाइए, फिर लिखिए, फिर ढूंढिए गैप, CH2 का मिलेगा पक्का, डेफिनेटली। नहीं भी ढूंढेंगे कभी,
उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप गैप ढूंढ रहे हैं कि नहीं ढूंढ रहे, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, बट एक बार बनाना बहुत जरूरी है, बहुत 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 से भी ज्यादा बहुत जरूरी है, वरना ऑर्गेनिक जिंदगी भर नहीं आएगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है सभी बच्चों की, यहां से शुरू होता है, और इसके बाद में कम से कम मैं कुछ लिख रहा हूँ, कुछ रिएक्शन लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ ये अल्कोहल है, ये एल्डिहाइड है, शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा मैं, है ना, CHO लिख दिया, C2H5 CHO, ऐसा कुछ लिख दिया, तो आपको पता, मैं कहूंगा ये एल्डिहाइड है, फिर मैं इस ऐसा ही कोई मॉलिक्यूल लिख के कह दूंगा कीटोन है, आप मेरा मुंह देखते रह जाओगे, फिर केमिकल रिएक्शन करवा रहा हूँ एल्डिहाइड में ना, इस C डबल बॉन्ड O से हो जाएगी, अब आपको लगेगा यहाँ तो अकेला O लिख रखा है यार, CHO लिखा है सर ने, ये डबल बॉन्ड O क्या चीज है, कहाँ से आया है ये, समझ में आ रही मेरी बात? ऑर्गेनिक पूरी साफ, रिएक्शनें तो याद होंगी नहीं, यस क्योंकि सर। आपको नाम ही नहीं आते हैं, और ये एक ही बार लिखने और आ जाएंगे, इतने आसान है कि एक ही बार से आ जाएंगे, बट प्रॉब्लम ये है कि एक बार भी नहीं आए तो फिर आगे का कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। ये ABC है ऑर्गेनिक की, और इसके बाद +2 की ऑर्गेनिक समझ में ही नहीं आएगी अगर ये नहीं किया, तो याद रख लेना। तो एल्केन एल्किन एल्काइन होमवर्क बता दूंगा। एल्काइंस देखो, इन्होंने इन वाला तो दिया नहीं, एल्काइंस दे दिया, ट्रिपल बॉन्ड, तो कार्बन कार्बन में कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड, तो इन्होंने एक ही बनाया, ठीक है, तो 2 कार्बन की अगर चेन हो तो ये देखो C2H2 बन गया, 3 कार्बन की हो तो H को हटा के एक CH3 लगा दो, इस तरह से CH2 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 सब में एक CH2 का गैप आएगा। फिर अल्कोहल, अल्कोहल में क्या होता है, ये तो साफ ही है, CH3 है और OH है, यानी एक H को हटा के O डाल देना, OH डाल देना, बस हो गया, तो ये CH3OH आ गया, एंड सो ऑन। C2H 2 कार्बन की चेन बनाइए, फिर OH लगा दीजिए, 3 कार्बन की चेन, एक H को हटा के OH लगा दीजिए, ऐसे करके यहाँ आपके सामने CH2 का सब में गैप मिलेगा, ठीक है। C4H9 फिर CH2 और लगा रखा है, ये क्या कर रखा है इसने यहाँ पे, C4 6 और 1 7 4 2 8 1 9, ये फॉर्मूला गलत है बेटा, ठीक है, ये नहीं आएगा, ये मैं काट रहा हूँ। यस, क्लियर है बेटा सबको? यस सर। यस एक सर। एक्स्ट्रा लगा हुआ है ऐसे ही, ठीक है, हो सकता है ऐसी कोई गलती हो मेरे माइंड में ना रही हो, मतलब मेरे को दिखाई ना दी हो, डोंट वरी अबाउट दिस, वो आप खुद भी ठीक कर सकते हैं। मैं आपको रूल्स बता रहा हूँ, फिर भी प्रॉब्लम आ रही है, आपको लग रहा है किसी चीज में, अरे ये तो उस फॉर्मूले पे बैठ ही नहीं रहा, सर ऐसे कह रहे थे और ये तो नहीं है, उसको छोड़ दो, वो गलत हो सकता है, आपके दिमाग को भ्रमित कर सकता है, वो मेरे लिए छोड़ दो, समझ में आया? जो समझ में ना आए वो मुझसे पूछो, सर आपने कहा था ऐसे होता है, यहाँ तो ऐसे हो नहीं रहा, CH2 का गैप भी नहीं बन रहा, तो फिर मैं अपने आप उससे सुलट लूंगा, वो आपका काम नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, तो नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये जो अलग कलर में लिखा हुआ है, इसी ने नोमेनक्लेचर दिया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और इसी नोमेनक्लेचर के अंदर अब हम इसको सीखेंगे। अब क्यों नोमेनक्लेचर की जरूरत पड़ती है? क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो लोड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, भीड़ लगी पड़ी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, जरूरत से ज्यादा है, इसलिए उनको IUPAC ने सिस्टेमेटिक नेम्स दिए। सिस्टेमेटिक नेम मतलब एक का नाम A है, फिर B है, C है, जैसे गाड़ी का नंबर होता है ना, गाड़ी का नंबर, हमारा नाम तो कुछ भी हो सकता है, हमारा नाम कोई अमेरिकन नाम हो सकता है, जॉन हो सकता है ना, इंडियन नेम हो सकते हैं, और उसके अलावा कौन से जापानीज नेम हो सकते हैं, चिंग चैंग चुंग, है ना, वो क्या चाइनीज नेम हो सकते हैं, हमारा नाम तो कुछ भी हो सकता है, इनका कोई सिर पैर नहीं है। कुछ नामों के मतलब होते हैं, लेकिन नाम कभी सीरीज में नहीं होते, कि मैं अगर मेरा नाम मंजीत भारद्वाज है तो मेरे लड़के का नाम ABC मंजीत भारद्वाज होगा, फिर उसके लड़के का नाम XYZ ABC मंजीत भारद्वाज होगा, फिर उसके लड़के का नाम EDE XYZ ABC मंजीत भारद्वाज होगा। वो एक फिल्म में डायलॉग सुना ना, आप मेरा नाम हमारा नाम जी टोंगा स्वामी, फिर वो यस आगे सर। बोलता है, वो फिर आगे से आगे आगे से कहता नाम पूछने में आ जाएगा, पहुंच जाएंगे तो वो नाम पूछते पूछते उसको वो गोवा पहुंचा देते हैं, है ना, वैसा कुछ। तो मतलब वो सिस्टमेटिक नाम था उस बंदे का, तो सिस्टमेटिक था, वो सही बता रहा था, अपनी सारी पापा मामा दादा सबका नाम जोड़ रखा था उन्हें, दादा पर दादा का नाम भी जोड़ रखा था। लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा सिस्टम नहीं चलता है, हम नाम जोड़ के आगे अगली पीढ़ी का नाम नहीं बताते हैं, सिस्टमेटिक नहीं होते हैं, ठीक है। इसी वजह से रैंडमली नेम होते हैं, तो रैंडमली नेम होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोग तो याद रख सकते हैं, या फिर हमें बाकी के इंसानों के नाम बनाने नहीं पड़ते हैं, पूछ लेते हैं हम उससे, भाई तेरा नाम क्या है? कंपाउंड बताएगा मेरा नाम क्या है? नहीं बता सकता ना, वो अपना नाम रख सकते हैं, तो हमें उनका नाम हमें रखना था। अब कंपाउंड इतने ज्यादा हो गए, एक CH2 से दूसरा कंपाउंड बन गया, चेंज कर दिया, फिर CH2 बदल दिया, एक और बन गया, यही प्रॉब्लम चलती रही। इस वजह से हमें क्या करना पड़ा, हमने IUPAC का सहारा लिया, जो नो नेम्स बनाती है, तो उसने नेम बनाए सिस्टमेटिक तरीके से, कि नाम की सीरीज बना देते हैं जिसमें वो याद रहे, ठीक है, छोटी छोटी चीजों का चेंज आएगा, तो वो IUPAC ने किया, ठीक है भाई, क्लियर है ये बात सबको?
यस सर। ठीक है, तो मुत्तु स्वामी का नाम था उस बंदे का, मुत्तु स्वामी था वो, है ना, वो जो लंबा सारा नाम बता रहा था, मैंने वो ऐड देखी थी वैसे कुछ। तो देखो उससे पहले कुछ कंपाउंड्स के ना कॉमन नेम भी थे, कॉमन नेम जो हमने दिए थे शुरू में, क्योंकि हमें ऑर्गेनिक पहले ज्यादा नहीं पता थी, आप यूं मान सकते हैं, ठीक है, कि लॉट्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं पता थे। देखो जो काम की चीजें आज उनके कॉमन नेम ही है, ये भी बता देता हूँ, जो काम आती है उनके नाम तो कॉमन ही है। जो फालतू की चीजें ना उनको सिस्टमेटिक नाम दिया है कि इसका भी कोई नाम तो रखें, कुछ तो रखें, ठीक है। तो ये वो फालतू चीजें थी जो जिनका हमें कुछ नाम रखा, लेकिन जो कॉमन नेम है वो आज भी जो फेमस कंपाउंड्स हैं उनके नाम कॉमन नेम से ही ज्यादा जाने जाते हैं। इसलिए आपको कॉमन नेम भी कुछ कंपाउंड्स के याद रखने ही पड़ेंगे, सबके नहीं बट कुछ के। आईयूपीएससी जितने जरूरी हैं तो उन कंपाउंड्स के कॉमन नेम भी उतने ही जरूरी हैं। जैसे एसीटोन, फर्स्ट कीटोन एसीटोन, प्रोपेनोन है उसका आईयूपीएससी नेम, लेकिन उसको एसीटोन से ज्यादा जानते हैं। क्लियर है ये बात? तो नाम दोनों ही याद रखने पड़ेंगे, जो फेमस है उस हिसाब से भी। तो यहाँ देखिए, तो इसलिए कुछ कॉमन नेम, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स असाइन द नेम बेस्ड ऑन द ओरिजिन एंड सर्टेन प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल यहाँ जैसे कि आता है सिट्रिक एसिड, कहाँ से नाम आया सिट्रिक एसिड? सिट्रस फ्रूट से ही आया था, इसलिए इनका नाम सिट्रिक एसिड। जैसे कि लेमन, नींबू है, संतरा है, मौसमी है, किन्नू है, ये सब के सब क्या होते हैं? सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, इसलिए इनका इनके अंदर सिट्रिक एसिड होता है। क्योंकि तो ये कॉमन नेम होगा सिट्रिक एसिड का, जो कि सिट्रस फ्रूट में, खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। क्लियर है भाई सबको? एंड द लेट्स फाउंड इन द रेड आंट। रेड आंट जो होती है, भूरी कीड़ी बोलते हैं इसे, भूरी चींटी, नेम्ड एज फॉर्मिक एसिड। इसके अंदर फॉर्मिक एसिड होता है, ये खा जाए। लैटिन वर्ड फॉर्मिक का मतलब फॉर्मिका होता है आंट, आंट में पाया जाने वाला एसिड उसका नाम है फॉर्मिक एसिड। और फॉर्मिक का मतलब लैटिन शब्द है ये फॉर्मिक, जिसका मतलब होता है एंट। समझ गए बेटा? यस क्ल- सर। ठीक यस है, सर। ओके। तो इस तरह से हमने कुछ कॉमन नेम कुछ एनिमल से भी लिए, ठीक है, कुछ और जगहों से लिए, कुछ क्या बोलते हैं इसको, फ्रूट से ले लिए, कहीं से भी ले लिए जहां से जो कॉमन नेम आ रहा था, ठीक है। दीज नेम्स आर ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल है, बहुत पुराने हैं, एंड कंसीडर्ड एज ट्राइवियल और कॉमन नेम। इनको कॉमन नेम या ट्राइवियल नेम के नाम से जाना जाता है, ठीक है भाई। तो ट्राइवियल और कॉमन नेम ये भी आपको याद रखना है, ऐसा नहीं कि इनकी कोई महत्व नहीं है, इनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, देयर आर आल्सो सेम इंपॉर्टेंस। आईयूपैक, आईयूपैक नेम, आई यू पैक, इसे ऐसे बोला जाता है, आई यू पैक। आईयूपीएसी भी बोल सकते हैं, नो डाउट टू इट। मैं आईयूपीएसी बोलना ज्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा से यही बोला है, बट आईयूपैक बोलते हैं, ये आपको बताता हूँ, आप चॉइस इज योर्स। अकॉर्डिंग टू द गाइडेंस ऑफ आईयूपैक नोमेनक्लेचर ऑफ द कंपाउंड मस्ट फॉलो दी स्टेप। लॉन्गेस्ट चेन रूल, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन रूल का है, सबसे लंबी चेन ढूंढते हैं भाई, जिसको पेरेंट चेन बोलते हैं। द पेरेंट चेन belonging to the compound of the question generally longest carbon atom form the straight chain or chain any other space। वो कुछ नहीं है, सबसे पहले हमें किसी चीज को नाम देने के लिए क्या करना होता है, उसकी सबसे लंबी चेन ढूंढनी होती है। जैसे कि मान लो 3 4 5 6 7, ठीक है, और मैं यहाँ पर लगा दूं एक कार्बन। अब देखो अगर मैं काउंटिंग करूं 1 2 3 4 5 6 7, या फिर 4 के बाद मैं नीचे की तरफ आ जाऊं 5, या इधर से काउंटिंग करूं 1 2 3 4 तो यही है और 5 नीचे वाला ही आ गया, तो या 5 6 7। तो सबसे लंबी चेन किस तरफ से आएगी? 1 2 3 4 5 6 7 वाली, ये सबसे लंबी चेन, नो डाउट टू इट, है ना? यस सर। यस 5 तक तो नहीं देंगे, तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है? लॉन्गेस्ट चेन है वो 7 वाली, ठीक है, ये लॉन्गेस्ट चेन है, ये हमने सेलेक्ट कर ली, तो यही है पेरेंट चेन, इसे बोलते हैं पेरेंट चेन। 1 2 3 4 5 वाली नहीं होगी, ये याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं बेटा। लॉन्गेस्ट सेट ऑफ लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट, तो लोकेंट सबसे छोटे नंबर पर आना चाहिए। अब वो देखो वो कैसे, 1 2 3 4 5 6 7, सपोज दैट, और यहाँ पर एक CH3 ग्रुप लगा देता हूँ मैं। ये बाकी की वैलेंसियां कार्बन से आप वो कर सकते हैं। तो देखो एक तो मैं ऐसे चेन को नाम दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, इसे लिख सकता हूँ, 7 इसे भी लिख सकता हूँ, क्या फर्क पड़ेगा कोई? नो सर। नो दोनों सर। तरफ से एक ही बात है। तो मान लो मैंने इसी को 7 दे दिया, ठीक है, तो छठे नंबर पर क्या है? CH3 ग्रुप लगा हुआ है, सही है। अब दूसरा देखिए, दूसरी चेन देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, कौन सी? रेड कलर वाली चेन होगी प्रेफर्ड,
यस सर। क्यों? क्योंकि Yes, उसमें sir. सेकंड पोजीशन पर, ये सेकंड यस पोजीशन के ऊपर CH3 ग्रुप आ रहा है, सेकंड पर, ठीक है। तो इस वजह से सेकंड पोजीशन वाली प्रेफर्ड होगी, बजाय कि सिक्स्थ पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप आए, तो वो सेकंड पर आए, वो ज्यादा बेटर है। क्लियर है? ये समझ में आ गया सबको? Yes, sir. यस सर। आगे बढ़ते हैं। मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ द सेम सब्जेक्ट, एक सब्सटेंस जो क्या बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट है किसी, जैसे मैंने CH3 जोड़ रखा था, वो एक से ज्यादा बार आ जाए तो मिथाइल ग्रुप CH3 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 थर्ड पोजीशन पे, सेकंड पे, फर्स्ट पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे, सिक्स्थ पे, सब पोजीशन पर CH3 ग्रुप आ जाए तो हम उसको डाई ट्राई टेट्रा ऐसा कुछ लिखते हैं, डाई ट्राई, ठीक है। ये जब हम करेंगे ज्यादा बेटर तब समझ में आएगा बेटा, मैं इसको निशान नहीं लगा रहा हूँ, आप इसको मत करना, फालतू की बकवास थ्योरी है। जब आप रूल के साथ जब आप नोमेनक्लेचर करने लगेंगे तब आपको बेटर समझ में आएगा। हाँ, एक चीज बता देता हूँ, नेक्स्ट टेस्ट जो आपका होगा वो रीडॉक्स रिएक्शन का होगा संडे को। सैटरडे को इसका हम आपको वो करवाएंगे तैयारी, क्या बोलते हैं उसको, टेस्ट की। तो आपके लिए मैं आपको जनरल बता देता हूं, इस टेस्ट के अंदर जो चीज आने वाली है, रीडॉक्स को बैलेंस करना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग हर रोज, ज्यादा नहीं, 3 रिएक्शनें हर रोज बैलेंस कर लो, दैट्स इनफ, मोर देन इनफ। 3 रिएक्शनें, ठीक है, हर रोज बैलेंस कर लो, तो 6 7 या 21 रिएक्शन हो जाएंगी, दैट्स इनफ। क्लियर है बेटा? तो नेमिंग डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट को नेम करते हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। अभी सबको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, मतलब नेम तो हम डायरेक्ट कर देंगे, उसके बाद उनको अल्फाबेटिकली, पहले कौन सा आएगा जिसके साथ ए लगा होगा, दूसरा जिसके साथ बी लगा होगा, है ना। तो ब्यूटाइल ग्रुप जो है, ए पर तो कोई ग्रुप बनता नहीं अपना, ब्यूटाइल ग्रुप, ब्यूटेन वाला ग्रुप अगर वो लगा तो वो सबसे पहले आता है, भले वो सबसे लास्ट में लगा हो। चेन में उसका नंबर हो सकता है 10वां हो, लेकिन वो लगेगा सबसे पहले। यस, क्लियर है बेटा सबको? यस सर। चलिए, तो ये जब करेंगे तो और बेटर समझ में आएगा, अभी सिर्फ समझ लो थोड़ा थोड़ा। नेमिंग ऑफ द डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट एट द सेम पोजीशन, सेम पोजीशन के ऊपर अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट पड़े हो तो उनको भी अल्फाबेटिकल लेंगे, असेंडिंग अल्फाबेटिक। असेंडिंग का मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम में ए से जेड तक, ठीक है। डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है? जेड से ए की तरफ, उल्टा, है ना। यस सर। ये तो पता होगा ना सबको, हाँ बिल्कुल। नेमिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, अब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट ये थोड़ा सा ना इंपॉर्टेंट है, इसको मतलब वैसे याद नहीं रखना कि मैं जनरल बता रहा हूँ सबके लिए, ये जितनी भी अभी थ्योरी बता रहा हूँ ना, ये किसी काम की नहीं है ज्यादा। जब प्रैक्टिस करेंगे तब ये थ्योरी थोड़ी थोड़ी दोबारा बताऊंगा, तब आपको याद भी होगी। नोटबुक और पेन साथ में रखना, आज को जो होमवर्क दूं वो करना है, ठीक है। तो ये सिर्फ समझने के लिए एक बार गो थ्रू होना है, ये चीज क्या है वो बता रहा हूँ, समझ में आया? जैसे यूं समझ लो, काओ का पहली बार ऐसे याद किया था, उसमें क्या करा था आपने? काउ हैज 4 legs, इट हैज 1 tail, इट हैज 2 horns, इट हैज 1 mouth, इट हैज 2 eyes, यस सर। है ना। ये सारी चीजें याद की थी। तो अभी क्या आपको लगता है कि मैं आपको काऊ के लिए बोलूं कि काऊ के कितने लातें होती हैं, याद करो? 4 होती हैं सर, हमने याद कर लिया। जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने देख रखी है काऊ, अच्छे से बता सकते हो, है ना। यस सर। तो वैसे ही ये समझ लो कि काऊ का ऐसे चल रहा है, ठीक है, इसमें ये होता है, इसमें वो होता है। तो ये सब बहुत आसान चीजें हैं। शायद आप थोड़ी देर बाद सर काऊ की टेल कितनी थी, मैं भूल गया। कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, जब काऊ दिखाऊंगा तो अपने आप याद आ जाएगा कि टेल है कि नहीं है, ठीक है ना बेटा। तो वैसे ही गो थ्रू होना है इसके थ्रू, जब रूल को अप्लाई करेंगे तब आपको आसानी से समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता था, ठीक है। तो अभी इसके लिए टेंशन मत लेना, लेकिन इसको इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं तो इसके लिए टेंशन लेना बनता है। क्लियर है? तो ये क्या है? ये है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का मतलब समझिए जरा। यहां देखो बेटा, जैसे ये 7 कार्बन या 7 से ज्यादा बना लेते हैं, ठीक है, हमेशा 7 ही नहीं है। अब पता नहीं मैंने कितने कार्बन बनाते, लेकिन ये कुछ कार्बन की चेन है, और इस चेन के साथ सेकंड पोजीशन पर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, सपोज दैट 13, चलो 13 मान लेते हैं, 13 कार्बन की चेन है। सेकंड पर नहीं लगाएंगे वरना गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो कार्बन की चेन बड़ी हो सकती है। तो मैं इसको लगाता हूँ फोर्थ पोजीशन पे लगाता हूँ। फोर्थ पोजीशन पर यहाँ कार्बन की चेन लगाई है, और इस चेन के साथ इस तरफ CH3 है, इस तरफ CH3 है, और इस तरफ भी CH3 है।
तो देखो इस कार्बन की चेन में खुद अगर मैं इसको 1 कार्बन नाम दूं तो इसमें 2 आएगा, इस तरफ भी 2 आ सकता है, इस तरफ भी, किसी भी तरफ कार्बन की चेन में चला सकता हूं तो 2 2 आ जाएगा, 1 2, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पर डाई मिथाइल है। तो इसके अंदर फर्स्ट पोजीशन पर क्या है, 1 1, 2 बार लिखूंगा इसे, ठीक है, 1 1, और फिर मैं इसको लिखूंगा डाई, 2 बार है, क्या है, मिथाइल, एक कार्बन की चेन है ना, और 1 2, 2 कार्बन की एक्चुअल में ये चेन है, फर्स्ट कार्बन ये रहा, सेकंड कार्बन ये रहा, 2 कार्बन की चेन में फर्स्ट कार्बन के ऊपर 2 बार मिथाइल लगा हुआ है, तो इसलिए फर्स्ट पोजीशन को 2 बार दिखाया और 2 मिथाइल लगे हैं ये भी बताया। यस, क्लियर है बेटा ये सबको? यस सर। METHYL आएगा, METHYL, अरे एल ही लगाना था अकेला, है ना। चलिए, तो यहां YL, ठीक है, मिथाइल लग गया। अब बात आती है कि 1 1 डाई मिथाइल, और ये है क्या, मिथ इथ, 2 कार्बन की चेन है तो इसको इथ एन बोलेंगे, इथ ANYL, इथाइल। 1 1 डाई मिथाइल इथाइल, डाई मिथाइल को अब 1 1 डाई मिथाइल, ये अगर मैं पूरा ये ब्रैकेट के अंदर आता है और यहाँ पर हाइफन लगता है, इसको भी अगर ब्रैकेट में डालो तो ज्यादा बेटर है, और ये आएगा फर्स्ट फोर्थ पोजीशन के ऊपर, 4 के आगे लगेगा 1 1 डाई मिथाइल, ठीक है, और फिर इथाइल, इथेनाइल, इथेनाइल नहीं लगेगा, इथाइल लगेगा वो भी, रुकिए इसको सही करते हैं, ठीक है। वो आगे मैं फिर से आपको बताऊंगा इसी के बारे में कि ये क्या है, जब एक पर्टिकुलर एग्जांपल आएगा तब आपको और बेटर समझ में आएगा। इथाइल, इस तरह से इस ग्रुप का नाम है ये, क्योंकि ये ग्रुप अपने आप में फोर्थ पोजीशन पर लगा था और इसमें भी ब्रांचिंग थी। फोर्थ पोजीशन पर जो ग्रुप लगा हुआ है इसमें भी सीधी लाइन में नहीं लगा, ये सीधा ब्यूटाइल ग्रुप हो सकता था ना, मिथित प्रोब्यूट, 4 कार्बन की स्ट्रेट लाइन में चेन होती तो ब्यूटाइल हो सकता था, लेकिन इसका नाम, इसमें ब्रांचिंग आ गई ना ब्रांचिंग, तो 1 2 इथाइल ग्रुप है ये, लेकिन इथाइल के साथ 1 1 डाई मिथाइल लगा, 1 1 डाई मिथाइल इथाइल। यस बेटा, ये समझ में आया सबको? यस सर। 1 1 डाई मिथाइल इथाइल, क्योंकि ग्रुप में भी आगे ब्रांचिंग है इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, और ऐसे ग्रुप्स को माना जाता है, ऐसे सब्स्टिट्यूएंट जो अटैच हो कार्बन की चेन में, यहाँ एक हाइड्रोजन को हटा के मैंने और ये इतना बड़ा ग्रुप जोड़ दिया। अब जरा सोच के देखो, कार्बन की चेन अनलिमिटेड हो सकती है, लिमिटलेस, स्टेट चेन ही लिमिटलेस हो सकती है, और उसमें जितने भी हाइड्रोजन है सबको हटा हटा के कितने ही ग्रुप जोड़ दो, कितने ही ग्रुप, तो दुनिया में सबसे लंबा नाम अगर बनाया जा सकता है तो कार्बन कंपाउंड से नेम बनाया जा सकता है, लॉजिकल नेम होगा वो, ठीक है। तो इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग ब्रांच्ड स्ट्रक्चर, जिनमें ब्रांच स्ट्रक्चर होता है, मस्ट बी नेम एज सब्स्टिट्यूएंट एल्काइल ग्रुप वेयर एज द कार्बन व्हिच इज अटैच्ड टू द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप इज नंबर्ड एज 1। तो उस कार्बन को जो कार्बन की चेन से जुड़ा हुआ उसको नंबर 1 देते हैं, इसलिए मैंने फोर्थ कार्बन के बाद फर्स्ट कार्बन फिर से चला दिया। ये समझ में आ गया सबको? यस बेटा, क्लियर है ये? Yes, sir. These branched and complex substituent must be written in bracket, इनको ब्रैकेट में ही लिखना चाहिए, मैंने सारे को ब्रैकेट में लिखा, फोर्थ पोजीशन को बाहर लिखा है कि इसकी पोजीशन क्या, पूरा ग्रुप फोर्थ पोजीशन पे लगा हुआ, और उस ग्रुप के अंदर पोजीशन जो बनती है उसमें 1 1 पोजीशन पर डाई मिथाइल लगा हुआ है, और उस पूरे ग्रुप का नाम 2 कार्बन की उसमें सबसे लंबी चेन है, उस ग्रुप में सबसे लंबी चेन, नीचे वाले ग्रीन कलर से जो लिखो, सबसे लंबी चेन कितनी बनेगी, फर्स्ट पोजीशन वो होगी जो फोर्थ पोजीशन से जुड़ा हुआ, अपनी मर्जी से आप फर्स्ट पोजीशन लेफ्ट या राइट वाले कार्बन को नहीं दे सकते, फिर तो 3 कार्बन की चेन भी बन जाएगी ना, Yes, sir. है ना। तो फर्स्ट पोजीशन ही उसको देनी है जो सबसे मतलब डायरेक्ट बड़े वाली चेन से जुड़ा हुआ है, तो इनको ब्रैकेट में लिखते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग कंपाउंड, तो इस तरह से हम इसका नाम लिखते हैं। यस भाई, ये समझ में आ गया सबको? क्लियर है ना यस बेटा? सर। ठीक है, तो ये पूरा इसी तरह से था, इसको याद जरूर रखिएगा, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का मतलब जब ब्रांचिंग आ जाए चेन के साथ लगे हुए किसी कंपाउंड के साथ। आगे बढ़ते हैं बेटा। द फॉर्मेट ऑफ द आईयूपीएसी नेम, फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है, लोकेंट है, इसको याद रख लीजिए, लोकेंट होता है, फिर प्रीफिक्स लगता है, फिर रूट लगता है, फिर लोकेंट लगता है, फिर सफिक्स लगता है, ठीक है। तो यानी कि प्रीफिक्स, सफिक्स, प्रीफिक्स से पहले लोकेंट है, सफिक्स से पहले भी लोकेंट है, और बीचों बीच में आता है रूट। यस, याद हो जाएगा ऐसे ही। अब ये क्या होते हैं ये हम बाद में डिस्कस करेंगे इसको 1 बाय 1, ठीक है। यस भाई, क्लियर है? ये याद रखना, प्रीफिक्स, सफिक्स, लोकेंट, है ना, लोकेंट, प्रीफिक्स, रूट, लोकेंट, सफिक्स। तो रूट क्या होता है? रूट वर्ड इंडिकेट द टोटल नंबर ऑफ द कार्बन एटम प्रेजेंट इन द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बिलोंगिंग टू द, तो सबसे, जैसे मिथ,
मिथ ये क्या है? ये रूट वर्ड है। अब ये रूट वर्ड आपको मिथ, इथ, प्रोप्यूट 1 कार्बन के लिए मिथ लगता है। यस, इथ इथ लगता है 2 कार्बन के लिए, 2 कार्बन की चेन के लिए इथ लगता है, 1 कार्बन की चेन के लिए मिथ लगता है। प्रोप 3 कार्बन के लिए लगता है। यस बेटा, आता है। यस सर। ब्यूट लगता है 4 कार्बन की चेन के लिए। पेंट लगता है 5 कार्बन की चेन के लिए। फिर हेक्स है हेक्स, 6 के लिए। हेप्ट फिर होता है 7 के लिए। 8 फिर के लिए क्या होता है? ओक्ट। 9 के लिए नॉन। 10 के लिए क्या होता है? डेक। डेक। 11 के लिए क्या होता है? सर नहीं 11 पता। नहीं पता? किसी को आता है 11 के लिए क्या होता है? यस गाइस। सर नॉन डेक पता है क्या? नोनो डेक नहीं। कुछ और, कोई और बताना चाहता है? फिर मैं बताता हूँ, सारे बताता हूँ आज, 1 से 100 तक सब बताऊंगा। सोचो जरा, याद करने हैं, मजाक की बात नहीं बेटा, याद करने हैं सारे अपने को, है ना? तो 1 to 100 मैं आपको आज सारे बताने वाला हूँ। मतलब सारे में 10 का, 20 का, 30 का ऐसे बता दूंगा तो उतने में काम चल जाएगा। हाँ बेटा बोलो, आता है किसी को? नो सर। अनडेक। डू डेक का मतलब होता है 10, अनडेक होता है अन डेक 11। 12 के लिए डू डेक, डू डेक 12। यस, अनडेक डू डेक। नोटबुक उठाओ और लिख लो मेरे साथ साथ। लिख लिया? अनडेक डू डेक। Yes, sir. फिर 13, 14, 15 के लिए क्या होगा? ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ओक्टा, नोना। ठीक है, आगे ये आ जाएगा ट्राई, फिर आएगा ट्राई डेक, ट्राई डेक, ये होगा 13। ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये 13 से लेकर आगे ट्राई, टेट्रा, पेंटा सब ऐसा ही सेम टू सेम चलेगा। फिर 20 के लिए नोना डेक के बाद 20 के लिए आइकोसेन, आइकोसेन 20 के लिए आइकोसेन 20। यस गाइस, ये समझ में आया बेटा? आइकोसेन 20। यस सर। ठीक है, फिर इसके बाद 21 ये होता है हैनिकोसेन, हैनिकोसेन HE, एक मिनट, हैनिकोसेन, हैनिकोस होता है वैसे, ANE का मतलब, यहाँ रुको मैं इसको सही कर देता हूँ। ठीक है, ANE का मतलब एल्केन के लिए ये। ठीक है, हैनिकोस, आइकोस, हैनिकोस 21। ठीक है, और इसके बाद सो ऑन, फिर वही सेम, आइकोस, हैनिकोस 21 हो गया। नहीं नहीं, फिर उसके बाद डूकोस 12 के लिए जैसे होता ना, तो यहाँ पर आएगा डूकोस, वहां पर था ना डूडेक, ये डूकोस आएगा। 20 कितना था? 122 डूकोस, समझ में आ गया? फिर ट्राइकोस आ जाएगा, सेम एज इट इज ट्राइकोस, फिर टेट्राकोस एंड सो ऑन। फिर ट्राइकोंटेन आता है, कोंट, ट्राइकोंट, ट्राइकोंट होता है 30। यस गाइज, क्लियर हुआ बेटा? यस Yes, sir. सर। फिर 30 से 100 तक सारे करने हैं। 100 होता है हेक्टेन, HECTANE, हेक्टेन 100। और 90 होता है नोना कॉन्टेन, ओक्टा कॉन्टेन, हेप्टा कॉन्टेन, हेक्सा कॉन्टेन, पेंटा कॉन्टेन, टेट्रा कॉन्टेन 40। ठीक है, और 31 होता है हेंट्राइकोटेन। करना चाहते हो? मेरे को लगता है इतने बहुत है। यस और नोट? वैसे 100 यस तक मैं सर। लिखवा सकता हूँ, है ना? चलो ठीक है, तो मुझे लग रहा है इतने काफी आपके लिए। 30 तक याद कीजिए, जब 100 की जरूरत पड़े तो मेरे को बोल देना, मैं 100 तक भी बता दूंगा। ठीक है, हेक्टेन होता है 100, इसको तो याद रख सकते हो। सेंचुरी नहीं होता, हेक्टेन। कभी कोई क्रिकेटर शतक लगाए ना, उसको बोलो हेक्टेन कर दिए इसने पूरे,
सामने लगा भाई क्या बोल रहा है ना कि भाई साइंस की लैंग्वेज है बकवास लैंग्वेज है ना, सीधा सेंचुरी बोल देते, ठीक नहीं था। इसमें क्या नया इन्होंने किया है ना, दैट्स आई डोंट लाइक। चलो कोई बात नहीं। तो भाई ये होते हैं रूट वर्ड, याद रहेगा रूट वर्ड। यस सर। अभी ये जो था ना ये लोकेंट, ये रूट वर्ड ये हमने कर लिए, ठीक है। तो ये होते हैं मिथ, इथ, प्रोब्यूट, मिथ, इथ एंड सो ऑन। समझ में आ गया ये रूट वर्ड का मतलब। आगे देखो सफिक्स क्या होता है, जो पीछे लगता है। आई बिगिन नोमेनक्लेचर यूजुअली फंक्शनल ग्रुप ऑफ द बिलोंगिंग टू द मॉलिक्यूल्स व्हिच इज फॉलो द रूट नेम। इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। तो ये दो टाइप में डिवाइडेड होता है, प्राइमरी सफिक्स होता है और सेकेंडरी सफिक्स होता है। एल्केन वेयर एन, एन होता है प्राइमरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स होता है ओल, एन और ओल अल्कोहल ग्रुप के लिए लगाना चाहें तो यहां हम इसको लिख देते हैं। सफिक्स जो लगता है वो होता है एन, एन होता है प्राइमरी सफिक्स। चलो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना, प्राइमरी, रुको, प्राइमरी सफिक्स जो होता है वो एन है, एन। और सेकेंडरी कौन सा होता है? सेकेंडरी होता है ओल, जैसे अल्कोहल के लिए लगता है ओल, ओल। एन होता है कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, एन। ठीक है। ओल क्या होता है? ओल लगता है कार्बन के साथ OH लगा हुआ है, OH, इट इज ओल। यस गाइस, क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, इस तरह से ये नेम चलते हैं। तो अगर हम इसको भी पूरा कर लें, यहां से पढ़कर अगर उस वर्ड जो वर्ड टू वर्ड लिखा हो उसको पूरा कर लें और उसको याद कर लें, तब वो सारा ये सब याद हो जाएगा। ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बोलूंगा कि उसमें ज्यादा हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप आ जाता होता है। तो अगर नहीं भी याद करेंगे तब भी चलेगा। ठीक है। आइसो, स्नेहा कुछ लिख रही है आइसो। अंकित बोल रहा है 10:36 हो गए बेटा, 10:36 या 10:45 हो गए। चलो जल्दी से खत्म करते हैं फिर से, ठीक है। और लग गया, आगे बढ़ते हैं बेटा। प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स देखिए कौन से लगते हैं अब। तो प्रीफिक्स यहां पर है जो पहले लगाया जाता है, साइक्लिक लगता है जनरली प्रीफिक्स, साइक्लिक या ए साइक्लिक। साइक्लिक के लिए साइक्लो वर्ड यूज है, साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट इन द गिवन कंपाउंड, दीस प्रीफिक्स आर आल्सो इनसाइड इन द नेचर ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, ये साइक्लो वर्ड लगता है और कुछ नहीं लगता। आगे देखते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स। अब प्रीफिक्स भी दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी प्रीफिक्स होता है जो साइक्लो वर्ड की तरह लगता है, दूसरा होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स जिसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो सकता है, CH3 मिथाइल हो सकता है, मिथाइल, साइक्लो मिथाइल, है ना, ऐसा कुछ, विच इज कॉल्ड द मिथाइल ग्रुप। ठीक है। नेक्स्ट, IUPAC nomenclature of few important aliphatic compounds। तो कुछ aliphatic compounds के IUPAC नेम आते हैं, यहां से हमारी चीज आती है, वो सब सिर्फ बेसिक्स था। जैसे कि एल्केन है, कार्बन की चेन मैं बता चुका ना, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, सब कार्बन की चेन है, स्ट्रेट लाइन में सारे के सारे 30 तक आपको नाम याद है ना। तो 1 to 30 एल्केन सारे आपको बनाने हैं। जनरल फॉर्मूला इसका बनेगा, अगर आप देखो पहले लिखते हो CH3, CH4 सॉरी, दूसरा क्या आएगा, 2 कार्बन की चेन, फिर आपको ऐसे वाला मॉलिक्यूल बनाना है, याद रखना, ऐसे वाला जिसमें चारों तरफ हाइड्रोजन इस तरह से दिखा रखी हो, ये वाला बनाना है, फिर ये वाला लिखना है। ठीक है, और इसका नाम लिखना है, और इसका जनरल फॉर्मूला अब आपको याद रखना, CN, मतलब जितने कार्बन है हाइड्रोजन उसके डबल होंगे, प्लस में 2 और होंगे, डबल से 2 ज्यादा, जितने कार्बन है हाइड्रोजन डबल से 2 ज्यादा, CnH2n+2। यस, क्लियर है बेटा इसका फॉर्मूला, है ना। यस सर। और इनके पीछे लगता है एन, जैसे मिथ के पीछे एन लगा दो, मिथ के पीछे, मिथ के पीछे एन लगा दो तो मिथ एन बन जाएगा। ठीक है, मिथ एन, दैट इज मिथ एन, और मिथेन में यही होगा सिर्फ। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इथ। अब एल्कीन क्या होता है? जिनमें डबल बॉन्ड हो, सफिक्स लेगा ई या नहीं, कार्बन कार्बन में कम से कम एक डबल बॉन्ड हो, बाकी की सारी वैलेंसियां क्या हो, सिर्फ हाइड्रोजन से पूरी हो, तो ये हो गया एल्कीन। तो इथ 2 कार्बन की चेन है तो ये लगेगा इथ, एक डबल बॉन्ड है इन। अगर 4 5 मान लो कि इतने 10 कार्बन की चेन है, आपको 10 तक बनाने हैं सभी, ये कार्बन की चेन है, यहाँ कहीं पर भी डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड लगा सकते हो, एक ही डबल बॉन्ड लगाना है, एक से ज्यादा हो सकते हैं पर आपको एक से ही प्रैक्टिस करना है। तो डबल बॉन्ड सबसे नियरेस्ट पोजीशन पर आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, या फिर 1 2 3 4 5 6 7, जो पहला कार्बन होता है जहां डबल बॉन्ड शुरू होता है, याद रखना
उसी को पोजीशन का नाम दिया जाता है, दूसरे वाले को नहीं दे सकते। तो या तो डबल बॉन्ड शुरू हो रहा है सेकंड पोजीशन से, या डबल बॉन्ड शुरू हो रहा है थर्ड पोजीशन से। एक और बात, नेक्स्ट कार्बन को क्यों नहीं लेते सर? क्योंकि नेक्स्ट कार्बन इन डिफॉल्ट में आपको डबल बॉन्ड वाला ही लेना है। आप उस कार्बन से चेन को घुमा नहीं सकते कि ये कार्बन मान लो सेकंड कार्बन जिसके ऊपर डबल बॉन्ड आ रहा है और यहां से आपने इस चेन को काउंट करना शुरू कर दिया। अगर ऐसा कर रहे हो तो ये गलत होगा, इस चेन को काउंट नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपने डबल बॉन्ड से नेक्स्ट थर्ड कार्बन लेना ही पड़ेगा। ये बात समझ में आई सबको? यस सर। तो इसलिए हमें ये कभी नहीं देखना होता कि नेक्स्ट कार्बन का नाम क्यों नहीं ले रहे, हम एक ही कार्बन का नाम लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट कार्बन इनबिल्ट में उसको लेना ही पड़ता है। तो कार्बन की यहां से चेन आएगी 1 2, सेकंड पर इन है तो ये 7 कार्बन की है, तो क्या लगेगा? सेप्ट, है ना। और फिर क्या एन लगता है? एन है लेकिन इन है ये, तो सेकंड पोजीशन पर इन है तो 2 पर इन, ये ऐसे लगता है ना। समझ में आया? सेप्ट टू इन। हेप्ट लगता है, सेप्ट Yes, लगता है? अभी हेप्ट लगता है ना। यस सर। एच हेप्ट, मुझे सितंबर से सेप्ट याद रह गया, हेप्ट लगता है इसमें भाई, HEPT, एच बड़ा आएगा, ठीक है। हेप्ट टू इन, लाइक दैट। सफिक्स आइन, अगर ट्रिपल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड हो, CnH2n -2 फॉर्मूला होगा जनरल, उसका था CnH2n ओनली, -2 कम हो गया, +2 कम हो गया, और इसमें से +2 और माइनस हो गया, तो कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड, और इस तरह से कार्बन की चेन आपको 10 तक लिखनी है, लास्ट में आइन लगेगा, दैट्स इट। नेक्स्ट देखिए, एक एग्जांपल दे रखा है, इसका नाम दे सकते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन की चेन है, तो इस तरफ 5 के बाद 6 7 8 ही बनेंगे, 8 ही बन सकते हैं, तो यानी 7 बन सकते हैं, इस तरफ 7 के बाद 8 नहीं, इसमें कोई भी नहीं बनेगा, सारे कॉम्बिनेशन बना के देखने होते हैं आपको। तो 9 कार्बन की चेन है भाई, 5वें पोजीशन पर इधर से आ रहा है 1 2 3 4 5, दोनों पोजीशन पे 5वें पोजीशन पर ही है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है ना, कॉम्प्लेक्स नाम होना Yes, चाहिए sir. नोनेन, नॉन एन, ANE, कोई डाउट नहीं है नोनेन नाम होगा, लेकिन 5वीं पोजीशन के ऊपर कुछ लगा हुआ है, 5वीं पोजीशन पर क्या लगा है उसको लिखेंगे ब्रैकेट में। इसमें देखो, इस कार्बन को फर्स्ट कार्बन देंगे जो 5वीं पोजीशन से जुड़ा है, इसके बाद आप लॉन्गेस्ट चेन इसमें फिर से ढूंढिए, 2 खत्म हो गई, यानी ये नहीं हो सकती, 2 3 ये हो सकती है, या 3, दोनों बात बराबर है, क्योंकि सेकंड पोजीशन पर मिथाइल दिखाना पड़ेगा, किसी को भी दिखा दो, इसको 3 दिखा देते हैं। तो सेकंड पर मिथाइल है, फर्स्ट पर मिथाइल है, तो हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट कोमा सेकंड, फिर हाइफन लगेगा। जब भी इंग्लिश लेटर लिखने हो तो हाइफन लगाओ, अगर मैथमेटिकल लिखने तो कोमा लगाएंगे। डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, और ये क्या है? मिथित प्रोप, 3 कार्बन की चेन है, प्रोपेन है ये, है ना। तो 1 2 डाई मिथाइल, पूरा फिर से रब करना पड़ेगा, छोटा रहेगा ना, 1 2 डाई मिथाइल, और क्या है? प्रोपेन, प्रोपाइल है ना ये, यस सर। प्रोपाइल, प्रोपाइल, और इसको ब्रैकेट में बंद हो गया, 5वीं पोजीशन पर लगाओ, और ये नोनेन है, नॉन एन, ठीक है, दैट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड। क्लियर है भैया सबको? Yes, sir. 5 पर 1 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल नोनेन, दैट इज द नेम। और एक बात, खास बात, एन नोनेन का एन छोटा है, डाई का डी बड़ा कर सकते हो, पहला लेटर बड़ा होता है, बाकी सारे लेटर छोटे होते हैं, कुछ भी हो, बीच में कोई गैप नहीं लगाते, ब्रैकेट लग गया तो लग गया, वरना गैप भी नहीं लगाते हैं। क्लियर है भाई सबको? नेक्स्ट Yes, sir. देखते हैं, साइक्लिक यस कंपाउंड में क्या होता है। साइक्लिक कंपाउंड में कुछ नहीं होता, बस साइक्लो वर्ड लगा दो, बात खत्म, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखो, साइक्लोपेंटेन, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, साइक्लोपेंटेन, सब कार्बन में सिंगल बॉन्ड है। इसमें देखो क्या होता है, 1 मिथाइल, फर्स्ट कार्बन पर मिथाइल है, थर्ड कार्बन पर क्या है? प्रोपाइल, है ना, थर्ड कार्बन पर प्रोपाइल है, और हेक्सेन है। यस सर। अब आप ये बोलो कि सर पहले पर प्रोपाइल क्यों नहीं लगाया, इसको पहला दूसरा तीसरा ये भी तो लगा सकते थे। सर वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बना है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर होना चाहिए मिथाइल इथाइल प्रोपाइल्स ग्रुप में, इसी वजह से इस पर इसको पहले मिथाइल लगाएंगे। ये बात सबको समझ में आ गई बेटा? Yes, sir. आगे देखिए, नेक्स्ट 1 2 3, ये बोला मोर ब्रांच्ड कार्बन, अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं देखना, ये मिथाइल है और ये इथाइल है, ये देखो 2 कार्बन की चेन है, 1 और 2, ओनली 2 कार्बन है ना, और यहाँ पर तो सिर्फ 1 कार्बन है, CH3, तो ये है मिथाइल, 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए फर्स्ट पोजीशन पर, इसने इसको फर्स्ट पोजीशन नाम क्यों दिया? मिथाइल तो M होता है, इथाइल E होता है, तो E पहले आता है 3 पर इसको थर्ड पोजीशन दी, क्यों इसको 1 नहीं मिली? क्योंकि मोर ब्रांच्ड कार्बन, ये वाला जो कार्बन है ये 2 बार ब्रांचिंग हुई है, इसलिए ये पहले प्रेफर होगा,
इसलिए फर्स्ट पोजीशन जाएगी मिथाइल ग्रुप वाले को। 2 मिथाइल लगे हुए हैं तो 1 2 3 वाला गलत हो जाएगा, याद रख लेना। तो 2 मिथाइल लगे हुए हैं तो आप इस तरह से इनको क्या नाम दोगे, डाई मिथाइल, है ना। तो थर्ड पोजीशन पर इथाइल है, लिखना फिर भी अल्फाबेटिकली है, ये भी कमाल है। पोजीशन दे दी मिथाइल को पहले, क्योंकि वो वाला कार्बन 2 बार बटा हुआ था, लिखना अल्फाबेटिकल है, इसलिए इथाइल पहले लिखा जाएगा। इथाइल थर्ड पोजीशन पर है, फिर भी लिखा इथाइल पहले जाएगा, क्योंकि अल्फाबेटिकली लिखना है। नाम कैसे भी दो, लिखना अल्फाबेटिकल है। समझ में आ गया? यस सर। तो 3 इथाइल 1 1 डाई मिथाइल, 1 1 पर डाई मिथाइल है, 3 इथाइल है। और ये है क्या, ये साइक्लिक है, हेक्सेन है, 6 कार्बन की साइक्लिक चेन है, हेक्सेन है। नोट 1 इथाइल, ये नीचे वाला दे रखा, ऊपर वाला सही है। दैट्स इट। समझ में आ गया भाई सभी को, यस और नॉट? यस Yes, सर। sir. That's all for the today's lecture, guys. Thank you for your attending the class. I am just ending your recording now, and we will